Hello everyone, this side Ashish. Today we are going to continue on the part 2 of the training video over the standard ISO 31000 2018 risk management guidelines. Till yet in the part 1 we discussed the initial four clauses of the standard. The last clause we discussed is principles. The slide visible to you is basically covering the figure of the principles which we are going to use and discussed in the earlier part 1 training of this particular standard ISO 31000. Same figure is visible to you just for recall, like what are the important things there with respect to principles and which are the principles is there in the ISO 31000 and with respect to the risk management. So I'm just recalling the things here because that is very important to continue in the further clauses of fifth and the sixth framework and the process thing. So totally here, eight principles we discuss in the part one: integrated, structured, and comprehensive, customized, inclusive, dynamic, best available information, human and cultural factors, continual improvement. सो ये सारे 8 बेसिकली प्रिंसिपल्स थे जो हमें ISO 31000 बताता है रिस्क मैनेजमेंट के लिए, गाइडलाइन देता है। और ये 8 जो प्रिंसिपल्स हैं वो उनके कोर में प्रेजेंट है वैल्यू क्रिएशन एंड प्रोटेक्शन। वैल्यू क्रिएशन एंड प्रोटेक्शन की जब हम बात करते हैं तो उसको क्लियरली हमें रिलेट करना है ऑर्गेनाइजेशन के विजन से, ऑब्जेक्टिव से, इंटरनल एक्सटर्नल कॉन्टेक्ट जो भी कॉन्टेक्स्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें इफेक्ट करती हैं ऑब्जेक्टिव्स को, ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट को, उनके रिस्पेक्ट में हमें यहाँ देखना है वैल्यू क्रिएशन एंड प्रोटेक्शन को, जिसकी डिटेल इंफॉर्मेशन हमने ट्रेनिंग के थ्रू पार्ट 1 में डिस्कस की थी। तो आप पार्ट 1 देख लेना पार्ट 2 में कंटिन्यू करने से पहले, पार्ट 2 स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एक सीक्वेंस है इसका, सिस्टमेटिक वे है ट्रेनिंग लेने का, वो यही है कि पार्ट वाइज पहले इनिशियल पार्ट, फिर जो नेक्स्ट पार्ट है उस वे में कंटिन्यू करना ट्रेनिंग को। तभी जाके जो फाउंडेशन है ट्रेनिंग का या फिर नॉलेज का वो बिल्ड हो पाएगा और चीज़ें अच्छे से अंडरस्टैंड आप कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशंस होती है स्टैंडर्ड की वो बहुत ही क्रिटिकल होती है या कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, कॉम्प्लेक्स होती हैं, तो एक बार में समझना बहुत टफ है। तो फंडामेंटल वे में स्टेज बाय स्टेज हम आगे बढ़ते हैं तो ज़्यादा अच्छे से चीज़ें समझ में आती हैं और एक अच्छी नॉलेज आप बिल्ड कर पाते हो। नहीं तो अगर आप नहीं क्लियर कर पाओगे नॉलेज को एक बार में, नहीं अच्छी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर पाओगे, जो स्टैब्लिश होनी चाहिए नॉलेज वो नहीं बिल्ड हो पाएगी, तो आप लाइफ लॉन्ग सफ़र करोगे इस नॉलेज के लिए। तो इसलिए ज़रूरी है पार्ट 1 पहले देखना, किसी भी स्टैंडर्ड की ट्रेनिंग हो, फिर सेकंड पार्ट में कंटिन्यू करना या फिर थर्ड पार्ट है तो थर्ड पार्ट कंटिन्यू करना। तो यहाँ तक प्रिंसिपल्स की बात थी। फोर्थ क्लॉज जो ISO 31000 का है, इसका फिगर आपको विजिबल है। इसमें सारे प्रिंसिपल्स वैल्यू क्रिएशन एंड प्रोटेक्शन के पेरीफेरी पे डिफाइन किए गए हैं, जो मैंने पार्ट 1 में डिस्क्राइब किया है इन डिटेल मैनर में। अब आगे चलेंगे पार्ट 2 के ऊपर वीडियो के, जहाँ से हमें स्टार्ट करना है कंटेंट, जो नॉलेज बिल्ड करनी है, जिसकी ट्रेनिंग देनी है मुझे, वो है फिफ्थ क्लॉज। तो ये जो विजिबल है आपको फ्रेमवर्क, ये फिफ्थ क्लॉज है, ISO 31000 का है। पहले मैंने यहाँ पे फिगर प्लेस किया है इस क्लॉज के अंदर आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पे जो सेंटर में वर्क करता है, जब हम फ्रेमवर्क की बात करेंगे तो वो है लीडरशिप एंड कमिटमेंट। ठीक है, और लीडरशिप अब कमिटमेंट के जो इर्द गिर्द 5 फ्रेमवर्क हैं वो क्या क्या है। तो पहला है डिज़ाइन, सेकंड है इम्प्लीमेंटेशन, थर्ड है इवैल्यूएशन, फोर्थ है इम्प्रूवमेंट एंड फिफ्थ है इंटीग्रेशन। तो हमने प्रिंसिपल्स की बात कर लिया था हमने, जहाँ पे कोर वैल्यूज और
को सपोर्ट करने के लिए, उनको सेफ बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो वहाँ पे हमने डिस्कस करी थी। अब हमारा फ्रेमवर्क की यहाँ पे बात है कि ओवरऑल जो रिस्क मैनेजमेंट है वो किस तरह से होना चाहिए और उसमें लीडरशिप एंड कमिटमेंट की रिक्वायरमेंट क्या है, डिज़ाइन को लेके, इम्प्लीमेंटेशन को लेके, इवैल्यूएशन को लेके, इम्प्रूवमेंट को लेके, इंटीग्रेशन को लेके। ठीक है, तो यहाँ पे इसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे, जो हमारी लीडरशिप एंड कमिटमेंट में हमें क्या क्या चीज़ें जस्टिफाई करना है, क्या क्या चीज़ें हमें इंश्योर करनी है जिससे हमारा रिस्क मैनेजमेंट जो है वो इफेक्टिव बन सके, और जो हमारी नीड्स हैं रिस्क मैनेज करने की, इवैल्यूएशन करने की, ट्रीट करने की, असेसमेंट की, ठीक है, या फिर इम्प्रूवमेंट की, वो हम ले सके ISO 31000 का यूज़ करते हुए। ठीक है, इनिशियली हमने फर्स्ट पार्ट में ट्रेनिंग के एक 3 सर्कल्स का हमने डायग्राम डिस्कस किया था, जिसमें अपर सर्कल था हमारा प्रिंसिपल्स को लेके और 2 नीचे सर्कल्स थे, एक फ्रेमवर्क का था और एक प्रोसेस का था। ठीक है, तो ये सेकंड सर्कल है जो हम डिस्कस कर रहे हैं फ्रेमवर्क के रिगार्डिंग, और इससे रिलेटेड चीज़ें अभी हम इन डेप्थ जाएंगे, उनको समझेंगे कि लीडरशिप एंड कमिटमेंट क्यों इम्पोर्टेंट है जब भी हम डिज़ाइन की बात करेंगे, रिस्क मैनेजमेंट की, इम्प्लीमेंट की बात करेंगे, इवैल्यूएशन की बात करेंगे, इम्प्रूवमेंट की बात करेंगे या फिर इंटीग्रेशन की बात करेंगे। तो आगे चलते हैं। ये फिगर आपको याद होना चाहिए जब भी आप फ्रेमवर्क के बारे में सोचो, आगे एज अ लीडर, एज अ हायर पोजीशन, एज अ टॉप मैनेजमेंट, ये फिगर आपको याद होना चाहिए कि लीडरशिप एंड कमिटमेंट के रिस्पेक्ट में जो हमारा फ्रेमवर्क है रिस्क मैनेजमेंट को लेके उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। ठीक है, और फर्दर आगे चलते हैं इसके आगे नेक्स्ट स्लाइड पे। तो फ्रेमवर्क के अंदर जो पहला हमारा सब क्लॉज आता है वो है जनरल। जनरल में फ्रेमवर्क को डिस्क्राइब किया गया है कि जनरल में आपको क्या समझना है फ्रेमवर्क को लेके। फ्रेमवर्क यहाँ पे जो क्लॉज है एस्टेब्लिश करने का मीनिंग क्या है, उसको किस तरह से आपको लेना है रिस्क मैनेजमेंट के रिस्पेक्ट में। रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क जब हम बात करते हैं तो क्या उसका पर्पस है, तो ये सारी चीज़ें जनरल में डिस्क्राइब की गई हैं। जनरल में जो पहली चीज़ है वो है, मैंने हेडिंग ली है असिस्ट बनाया है, उसमें है इंटीग्रेटिंग रिस्क मैनेजमेंट है। फिर सेकंड हेडिंग मैंने बनाई है इफेक्टिवनेस, उसके अंदर लिया है गवर्नेंस, डिसीजन मेकिंग, सपोर्ट। थर्ड हेडिंग ली है मैंने एकम्पासेस की, जिसमें IDIEI की बात है, ये मैं अभी इसका फुल फॉर्म आपको डिस्क्राइब करूंगा आगे। फिर नेक्स्ट हेडिंग मैंने ली है फ्रेमवर्क गैप्स, इवेल्युएट, एड्रेस, और नेक्स्ट हेडिंग ली है कस्टमाइज्ड कंपोनेंट, और इसके अंदर कीवर्ड लिए है मैंने वर्क टुगेदर, नीड्स फुलफिलमेंट। यहाँ तक मैं आपको ब्रीफ करता हूँ फ्रेमवर्क के अंदर में। तो जो रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो असिस्ट की बात करता है कि असिस्ट करने का मतलब है जो ओवरऑल रिस्क मैनेजमेंट है उसको सपोर्ट अगर मिलता है या उसको कोई गवर्नेंस देता है तो वो यही फ्रेमवर्क ही देता है। ठीक है, इसके लिए क्लियर रहना है कि फ्रेमवर्क हमारा डेवलपमेंट करना इसलिए ज़रूरी है। जैसे फ्रेमवर्क की भी वर्ड मीनिंग देखें तो डिफरेंट फ्रेम्स में हम चीज़ों को डिवाइड कर रहे हैं रिस्क मैनेजमेंट को, और उसके रिस्पेक्ट में जो वर्क है उस पर्टिकुलर फ्रेम्स का उसको हम कैटेगराइज कर रहे हैं, उसकी प्रॉपर्टीज डिफाइन कर रहे हैं, उसके करेक्टराइजेशन डिफाइन कर रहे हैं, और उसकी इफेक्टिवनेस के लिए क्या नीड होनी चाहिए वो चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे फ्रेमवर्क के अंदर। तो ये जो फ्रेमवर्क है वो असिस्ट करता है, ठीक है, सपोर्ट करता है, हेल्प करता है, इफेक्टिव बनाता है ऑर्गेनाइजेशन को, जिससे कि रिस्क मैनेजमेंट जो है वो इंटीग्रेट कर सके एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी एक्टिविटी के अंदर, अपने फंक्शंस के अंदर, जो भी उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रोसेसेस हैं उनके अंदर, और प्रॉपर वे में एक इंटीग्रेशन हो सके। इंटीग्रेशन का मतलब मैथमेटिकल फॉर्म में समझना चाहिए। इंटीग्रेशन की वर्ड मीनिंग तो है ही मैथमेटिकली, इंटीग्रेशन आपने पढ़ा होगा,
वहाँ से ही जो मीनिंग निकल के आती है इंटीग्रेशन का, वो अच्छी मीनिंग है। जब आप एक पर्टिकुलर फंक्शन को किसी आप इंटीग्रेट करते हो तो वहाँ पे वैल्यू एडिशन की बात होती है, ठीक है। तो उस तरह से इंटीग्रेशन को यहाँ समझना है कि जो इफेक्टिवनेस है वो इन्हेंस होती है रैपिडली इंटीग्रेशन के थ्रू, फ्रेमवर्क का यूज करके, एक प्रोसेस के अंदर, फंक्शन के अंदर, एक्टिविटी के अंदर, एक ऑर्गेनाइजेशन के जो भी आपके यहाँ प्रेजेंट है। तो ये चीज है, पहली असिस्ट की बात है। साथ ही साथ जो इफेक्टिवनेस है रिस्क मैनेजमेंट की, वो डिपेंड करती है गवर्नेंस के ऊपर, कि गवर्नेंस में उसका इंटीग्रेशन कैसा है रिस्क मैनेजमेंट का। और साथ ही साथ जो डिसीजन मेकिंग होगी एक फंक्शन के अंदर, एक एक्टिविटी के अंदर, वो डिसीजन मेकिंग किस इंफॉर्मेशन के बेस पे, किस प्रोसेस को फॉलो करके, किस रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू, किस तरह से अवेयरनेस के थ्रू, किस तरह से कंसल्टेशन के थ्रू एक डिसीजन मेकिंग की गई है रिस्क मैनेजमेंट को लेके। तो ये जो इफेक्टिवनेस है जो कि जरूरी है बहुत रिस्क मैनेजमेंट के लिए लेके, क्योंकि एक रिस्क मैनेजमेंट अपने आप में ही एक कॉम्प्लिकेटेड क्रिटिकल प्रोसेस है एक ऑर्गेनाइजेशन के रिस्पेक्ट में। तो उसका इफेक्टिव होना बहुत जरूरी है, और उसके लिए जो गवर्नेंस है वो हमारा यहाँ फ्रेमवर्क के रिस्पेक्ट में निकल के आता है, और वो बहुत जरूरी हो जाता है एक प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को इंटीग्रेट करने के लिए, इस्टेब्लिश करने के लिए सिस्टम के अंदर। साथ ही साथ ये जो फ्रेमवर्क है वो उसको सपोर्ट की जरूरत होती है, ठीक है, क्योंकि लीडरशिप एंड कमिटमेंट की बात कर रहे हैं हम। तो एक सपोर्ट की जरूरत होती है थ्रू लीडरशिप एंड कमिटमेंट फ्रॉम डिफरेंट इंटरेस्टेड पार्टीज, जिससे कि जो ओवरऑल सपोर्ट है एज अ फ्रेमवर्क, एज अ इंटीग्रेशन, एज अ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट वो बेटर हो सके। ज़्यादा चीज़ें मतलब हमें ज़्यादा से ज़्यादा उसका रिजल्ट मिल सके, और क्वालिटेटिव हो सके, क्वांटिटेटिव हो सके। इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये फ्रेमवर्क को हमें देखना है, और इस तरह से लीडरशिप एंड कमिटमेंट की रिक्वायरमेंट है फ्रेमवर्क के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो लीडरशिप एंड कमिटमेंट में जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे स्टैंडर्ड जो है टॉप मैनेजमेंट के लिए स्पेसिफिकली बोलता है सपोर्ट करने के लिए रिस्क मैनेजमेंट को। साथ ही साथ जो डिफरेंट मैनेजर लेवल जॉब्स हैं, ठीक है, पोजीशंस हैं, एक्सटर्नल इंटरेस्टेड पार्टीज हैं, इंटरनल इंटरेस्टेड पार्टीज हैं, जहाँ पे भी हम जिस एक्टिविटी में भी रिस्क मैनेजमेंट को स्टैब्लिश कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं, उन सभी जगह पे जहाँ पे की पोजीशंस हमें लगता है कि उनका कंसल्टेशन, उनकी इंफॉर्मेशन शेयरिंग हमारे लिए इम्पोर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू रिस्क मैनेजमेंट, तो उनको भी हमें एज अ लीडर काउंट करना है, और उनसे भी हमें इंफॉर्मेशन लेनी है, एक अच्छा इंफॉर्मेशन डेवलप करना है रिस्क मैनेजमेंट को डिज़ाइन करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए, और फ्रेमवर्क है जो ओवरऑल उसको बनाने के लिए। तो लीडरशिप में हमें सारे की पर्सन्स को इन्वॉल्व करना है थ्रू कंसल्टेशन, थ्रू इंफॉर्मेशन शेयरिंग, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है उसमें बात आती है कंपासेस की, जिसमें मैंने शॉर्ट फॉर्म में मेंशन किया था IDIEI, जो कि इंटीग्रेटिंग, डिजाइनिंग, इम्प्लीमेंटिंग, इवेलुएटिंग एंड इम्प्रूविंग है, जो हमने फिगर में डिस्कस किया था, जो पेरीमीटर्स में थे, पेरीफेरी में थे, बेसिकली लीडरशिप एंड कमिटमेंट के रिस्पेक्ट में सेंटर में जब था ये लास्ट फिगर हमने डिस्कस किया था फिगर 3 फ्रेमवर्क के रिस्पेक्ट में। तो ये इन सारी चीज़ों से मिलके बना है फ्रेमवर्क, ये ध्यान में रखना है जो मैंने आपको बोला याद रखने के लिए एज अ टॉप मैनेजमेंट फ्रेमवर्क के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो हमें कंपासेस की बात करेंगे जब फ्रेमवर्क डेवलपमेंट में, तो हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट में हम इवेल्युएट करने की बात करते हैं कि जो
हमारा रिस्क मैनेजमेंट है। इस पर्टिकुलर क्लॉज में स्टैंडर्ड कहता है कि जो रिस्क मैनेजमेंट की जो भी प्रैक्टिसेस हैं, प्रोसेसेस हैं, जो भी हमने डेवलप करेंगे हम उनको इवेलुएट करते रहना है कि किसी तरह का गैप ना प्रेजेंट हो। मतलब जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं रिस्क मैनेजमेंट को लेके उनको फुलफिल करने के लिए उससे रिलेटेड जो केपीआईज हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, उस रिस्क मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स के रिस्पेक्ट में उसमें अगर हमें कोई गैप लगता है रिव्यू करने के दौरान, तो हमें उस गैप को आइडेंटिफाई करना है और उस गैप को एड्रेस करना है विद इन फ्रेमवर्क। ठीक है, तो ये जो गैप्स है या फिर इम्प्रूवमेंट कह लीजिए आपको या फिर करेक्शंस कह लीजिए, तो इस तरह का कोई गैप है जो कि रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को लेके है, प्रोसेसेस में है, तो उसे हमें इस फ्रेमवर्क के थ्रू ही डील करना है और उन गैप्स को रिमूव करना है अपने रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस से और प्रोसेसेस से। ठीक है, तो ये फ्रेमवर्क ही हमें हेल्प करेगा किसी तरह के गैप्स को रिमूव करने के लिए और अपने प्रोसेस के निकालने के लिए, अपने एक्टिविटी से निकालने के लिए, प्रैक्टिसेस से निकालने के लिए रिस्क मैनेजमेंट का। तो इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कि हमारा जो फ्रेमवर्क का ये पर्टिकुलर क्लॉज हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसे हमने 5 कंपासेस की बात करी जो मिलके बना है फ्रेमवर्क, वही हमारा हेल्प करने वाले हैं। कोई भी गैप है हमारा प्रैक्टिसेस को लेकर रिस्क मैनेजमेंट का या फिर प्रोसेस है, तो वहाँ पे ठीक है, तो ये आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे डेवलप करनी है इसके लिए। नेक्स्ट जो बात आती है कस्टमाइज कंपोनेंट की, कि जो भी चीज़ें हैं उसको कस्टमाइज करना है, जो रिस्क मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेस हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, प्रोसेसेस हम डेवलप करेंगे उसको मतलब आपको कस्टमाइज करना है उसके सारे कंपोनेंट्स को। ठीक है, ये ध्यान रखना है क्योंकि जो रिस्क मैनेजमेंट है वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर डिफरेंट प्रोसेस को लेके, डिफरेंट फंक्शंस को लेके, डिफरेंट एक्टिविटीज़ को लेके डिपेंड करती हैं। तो ये ज़रूरी है जो भी ये पार्ट्स हैं फ्रेमवर्क के, जिनमें हम कंपोनेंट्स हैं फ्रेमवर्क के 5, वो उस तरह हिसाब से मतलब कस्टमाइज्ड हो आपके ऑर्गेनाइजेशन नीड के ऊपर, आपके प्रोसेस नीड के ऊपर, आपके एक्टिविटी नीड्स के ऊपर। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हमारा यहाँ पे कस्टमाइजेशन हमें करना है जैसा भी आपके ऑर्गेनाइजेशन की नीड है। साथ ही साथ कस्टमाइजेशन का एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो 5 कंपोनेंट हमने बात की, डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन, इम्प्रूवमेंट और इंटीग्रेशन, इनको साथ में लेके चलना है कि ये साथ में वर्क करेंगे। इस चीज़ का भी आपको जब कस्टमाइजेशन करें फ्रेमवर्क का, रिस्क मैनेजमेंट का अपना ओवरऑल, तो इन चीज़ों को एक कंबाइंड मैनर में आपको इवैल्यूएट करना है कि ये साथ में वर्क कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए कस्टमाइज करना अपने फ्रेमवर्क को रिस्क मैनेजमेंट के। तो ये हमारा पहला पॉइंट था, जनरल सब क्लॉज था अंडर फ्रेमवर्क। सेकंड उस पे चलते हैं, सेकंड क्लॉज जो है उसमें बात आती है लीडरशिप एंड कमिटमेंट की। इसके अंदर जो मैंने हेडिंग ली है और कीवर्ड लिए हैं वो इस तरह से है, टॉप मैनेजमेंट एंड ओवरसाइट बॉडीज इंश्योर इंटीग्रेशन। हेडिंग ली है मैंने डिमॉन्स्ट्रेशन, उसके अंदर कीवर्ड है कस्टमाइजिंग, इम्प्लीमेंटिंग, स्टेटमेंट, पॉलिसी, रिसोर्सेज, जॉब डेजिग्नेशंस। नेक्स्ट हेडिंग ली है मैंने हेल्प, अलाइन, रिकॉग्नाइज, address risk range, value communication, systematic monitoring, appropriate verification, accountability. नेक्स्ट हेडिंग मैंने ली है गोल ऑफ ओवरसाइट बॉडीज। इसके अंदर मैंने कीवर्ड लिए हैं कंसिडर्ड, अंडरस्टैंड, इम्प्लीमेंटेड, ऑपरेटेड, अप्रोप्रिएशन एंड कम्युनिकेशन। ये सारे मैंने लिए हैं लीडरशिप एंड कमिटमेंट के अंदर। तो जैसे हमने डिस्कस किया था फिगर के अंदर,
कोर के अंदर फ्रेमवर्क रिस्पेक्ट में लीडरशिप एंड कमिटमेंट था, तो उनको यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो जब भी आप मैनेजमेंट सिस्टम की बात करते हो, मैनेजमेंट की बात करते हो, तो वहाँ पे लीडरशिप एंड कमिटमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आपने आपने क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम एज ए जनरल में बात करूँ तो सारी तरह की इंडस्ट्री पे अप्लीकेबल है। तो वहाँ की ट्रेनिंग में भी मैंने बताया था, या फिर उस स्टैंडर्ड में भी ISO 9001 में या डिफरेंट मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड्स में लीडरशिप एंड कमिटमेंट की बात है कि किसी मैनेजमेंट सिस्टम को जब इस्टेब्लिश करना होता है, इंटीग्रेट करना पड़ता है, या फिर उसको इफेक्टिव होना करना रहता है, तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आता है लीडरशिप एंड कमिटमेंट का, सारे स्टैंडर्ड्स में मैनेजमेंट सिस्टम के लीडरशिप का आपको क्लॉज मिलेगा इसी चीज़ के लिए, क्योंकि लीडरशिप आपको इंश्योर करना है लीडरशिप के थ्रू कि वो प्रॉपरली डिलीवर हो, जिससे कि जो भी ओवरऑल स्टैंडर्ड्स की रिक्वायरमेंट है वो अच्छे से इस्टेब्लिश हो पाए, जो ओवरऑल सिस्टम है वो इफेक्टिव बन पाए, और जो आपकी ऑब्जेक्टिव्स हैं, गोल्स हैं, उसको आप रीच कर सको, वो आप उसको अचीव कर सको। तो इसके लिए लीडरशिप एंड कमिटमेंट बहुत ज़रूरी है। उसी तरह से यहाँ पे भी 5.2 क्लॉज के अंदर लीडरशिप एंड कमिटमेंट है ISO 31,000 के अंदर। तो जो मैंने बताया आपको, कीवर्ड्स हेडिंग मैंने बनाई है इसके अंदर, वो आपको मैंने पढ़ के बताया। अब इसको मैं ब्रीफ करता हूँ डिटेल मैनर में कि यहाँ पर्टिकुलरली ISO 31,000 में क्या चीज़ें हैं लीडरशिप एंड कमिटमेंट के रिस्पेक्ट में। तो जैसा कि मैंने बताया लीडरशिप एंड कमिटमेंट के बारे में, उसी तरह से पहली चीज़ जो यहाँ पे है कि जो इंटीग्रेशन है रिस्क मैनेजमेंट का, उसको इंश्योर करना है। जो पहली नीड है मतलब ISO 31,001 की कि इंश्योर कैसे करें रिस्क मैनेजमेंट को। तो उसके लिए जो टॉप मैनेजमेंट है या फिर ओवरसाइट बॉडी है, वो इंश्योर करेंगे इस चीज़ को, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आएगा, उनके एक तरह से ऑब्लिगेशन होगा उनके ऊपर इस चीज़ को इंश्योर करना। जो रिस्क मैनेजमेंट के लिए जो भी चीज़ें डेवलप की जा रही है फ्रेमवर्क के थ्रू, प्रिंसिपल्स के थ्रू, प्रोसेसेस के थ्रू, वो सारी चीज़ें जो भी मैट्रिक्स डेवलप होगा उसके रिस्पेक्ट में, वो सारी चीज़ें टॉप मैनेजमेंट या फिर ओवरसाइट बॉडी को ही डिमॉन्स्ट्रेट करना है, जस्टिफाई करना है, ऑब्लिगेट करना है अपनी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू। तो ये चीज़ें हैं जो पहला स्टैंडर्ड बोलता है लीडरशिप एंड कमिटमेंट में। साथ ही साथ यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात चीज़ ये है कि टॉप मैनेजमेंट के साथ ओवरसाइट बॉडी का यूज़ कर रहा है स्टैंडर्ड। तो हो सकता है कोई रिस्क जनरेट हुई हो इस तरह की, यहाँ पे आपके जो पर्सनल हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो काम कर रहे हैं, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो फुलफिल ना कर पा रहे हो, या फिर कॉम्पिटेंट एनफ ना हो, या फिर ड्यू टू सेवरल रीजंस वो जो मॉनिटरिंग है एक्टिविटी की, जो कंट्रोलिंग है, एक्सक्यूशन है, वो चीज़ नहीं डिलीवर कर पा रहे हैं, तो वहाँ पे आपको ओवरसाइट बॉडी की ज़रूरत पड़ती है। ओवरसाइट बॉडी का मतलब ये है कि आप किसी सेकंड पर्सन को, थर्ड पर्सन को आप पर्टिकुलरली उस काम के लिए हायर करते हो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे, जिसमें वो जो डेवलपमेंट है, एक्सक्यूशन है, रिस्क मैनेजमेंट को लेके एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी भी एक्टिविटी, फंक्शंस या प्रोसेस को लेके उसको वो एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको टेक केयर करता है। तो ये ओवरसाइट बॉडी की रिक्वायरमेंट डिफरेंट कंडीशंस में अप्लाई हो सकती है। एक मैंने एग्जांपल आपको बताया, एन नंबर ऑफ कंडीशंस हो सकते हैं जहाँ पे एक आपको सेकंड पार्टी या थर्ड पार्टी बॉडी की जरूरत पड़ती है ओवरसीइंग के लिए, जो ओवरऑल एक्सक्यूशन है रिस्क मैनेजमेंट का। ठीक है, और जिसके साथ ही साथ मतलब जब आप इसको यूज़ करते हो ओवरसाइट बॉडीज को, या फिर आपका टॉप मैनेजमेंट, दोनों मिलकर इंश्योर करता है जो डिलीवरी है रिस्क मैनेजमेंट की, एक्सक्यूशन है उसका, इंटीग्रेशन है उसका, एस्टेब्लिशमेंट है उस चीज़ को लेके। ठीक है, तो ये हमें बेसिकली लीडरशिप एंड कमिटमेंट में जस्टिफाई करना है, ये बेसिक रिक्वायरमेंट है, गाइडलाइन है ISO 31,000 की। सेकंड जो बात आती है डिमॉन्स्ट्रेट करने की, कि लीडरशिप एंड जो कमिटमेंट है उसको डिमॉन्स्ट्रेट कैसे करना है।
और एक चीज ये भी बता दूं मैम, ये सारी चीजें शुड में स्टैंडर्ड कर रहा है कि शुड वर्ड यूज कर रहा है। जैसे आप एक जेनरिक मैटर में 9001 लेते हो आईएसओ का, तो वहां पे शैल शुड की डिफिनीशन दी हुई है मे की। ठीक है, तो शैल का मतलब रिक्वायरमेंट है, शुड का मतलब एक एडवाइस है। ठीक है, तो यहाँ पे उस तरह की चीजें नहीं है, ध्यान रखिएगा आईएसओ 31000 में, क्योंकि मैंने अभी तक आपको बताई भी नहीं। और यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर देता हूँ एडिशनली कि यहाँ पे शुड का मतलब जो आप नॉर्मल इंग्लिश में समझते हो शुड वर्ड का मीन्स, वही यहाँ पे अप्लाई करना है कि आपको यहाँ पे चीजें इस तरह से होनी चाहिए ही चाहिए, नहीं उसके बिना आपका काम नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे शुड का ये मतलब है। तो कंटिन्यू करते हैं आगे। तो डिमॉन्स्ट्रेशन की बात होती है कि डिमॉन्स्ट्रेट कैसे करें, कि एक ऑर्गेनाइजेशन कैसे अपनी लीडरशिप एंड कमिटमेंट को डिमॉन्स्ट्रेट करेगी, कैसे वो रिस्क मैनेजमेंट को लेके। तो डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए जो पहली चीज़ें आती हैं वो है कि जो कस्टमाइजेशन की हमने बात की थी अभी तक जनरल क्लॉज में, जो रिस्क मैनेजमेंट का हम कस्टमाइजेशन कर रहे थे विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेमवर्क। ठीक है, तो जो चीज़ें थी मतलब हमारे जो 5 बेसिकली कंपोनेंट्स थे फ्रेमवर्क के रिस्पेक्ट में, उनका हम कस्टमाइजेशन कर रहे थे रिस्क मैनेजमेंट के रिस्पेक्ट में। तो उनका जो कस्टमाइजेशन है और उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है, वो सारी चीज़ें हो, ये अगर हो रही हैं तो ये डिमॉन्स्ट्रेट करेगा लीडरशिप एंड कमिटमेंट को। ठीक है, तो कस्टमाइजेशन और साथ ही साथ उसका इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, और साथ ये भी ध्यान रखना कि सारे कंपोनेंट्स की बात हो रही है फ्रेमवर्क के रिस्पेक्ट में। तो ये चीज़ जब होगी तभी हम डिमॉन्स्ट्रेट कर पाएंगे कि जो लीडरशिप एंड कमिटमेंट है वो सही है रिस्क मैनेजमेंट को लेके। सेकंड पॉइंट जो डिमॉन्स्ट्रेशन में आता है कि एक स्टेटमेंट की बात करता है, स्टैंडर्ड या पॉलिसी की बात करता है रिस्क मैनेजमेंट अप्रोच को लेके। ठीक है, और प्लान या फिर कोर्स को लेके एक्शंस के रिस्पेक्ट में। तो हमारे कंपनी के थ्रू, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू एक स्टेटमेंट होना चाहिए रिस्क मैनेजमेंट अप्रोच को लेके कि इसकी नीड क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, हम हमारा डेडिकेशन क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, और किस तरह से इसको फुलफिल करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। हमें हर जगह हर लीडरशिप रोल में एक कमिटमेंट चाहिए, हर एम्प्लॉय से कमिटमेंट चाहिए, हमें कंसल्टेंसी चाहिए, हमें कम्युनिकेशंस चाहिए डिफरेंट पार्टीज के बिटवीन में, हमें टाइम बाउंड मैनर में चीज़ों को कंप्लीट करना है। तो ये सारी चीज़ें मिला के रिस्क मैनेजमेंट के रिस्पेक्ट में एक स्टेटमेंट और पॉलिसी जब एक लीडरशिप डेवलप करती है, इशू करती है, तब हमारा लीडरशिप एंड कमिटमेंट है वो डिमॉन्स्ट्रेट हो पाता है। ठीक है, तो ये सेकंड पॉइंट है लीडर डिमॉन्स्ट्रेशन के रिस्पेक्ट में लीडरशिप एंड कमिटमेंट को लेके। तो ये चीज़ें होनी चाहिए। ठीक, और साथ ही साथ थर्ड पॉइंट पे आते हैं डिमॉन्स्ट्रेशन के रिस्पेक्ट में। उसमें है जो हमारा कस्टमाइजेशन था डिफरेंट कंपोनेंट जो फ्रेमवर्क के थे, जब हम ओवरऑल चीज़ें डेवलप कर रहे हैं रिस्क मैनेजमेंट के रिस्पेक्ट में, तो जो रिसोर्सेज की नेसेसिटी है, जो नेसेसरी रिसोर्सेज हैं, उनका एलोकेशन हमें इंश्योर करना है थ्रू लीडरशिप एंड कमिटमेंट, जिससे कि जो मैनेजमेंट है रिस्क का वो अच्छी तरीके से हो पाए। तो ये जब हम नेसेसिटी को रिसोर्सेज की पूरा करेंगे, तब हमारा जो डिमॉन्स्ट्रेशन है रिस्क मैनेजमेंट को लेके, उसको डील करने के रिस्पेक्ट में, वो चीज़ें हम जस्टिफाई कर पाएंगे, डिमॉन्स्ट्रेट कर पाएंगे अपने लोअर लेवल के एम्प्लॉयज से, अपनी ऑर्गेनाइजेशंस को, हमारे साथ जो भी इंटरेस्टेड पार्टी एसोसिएटेड है उन लोगों को। ठीक है, तो ये इस तरह से ये थर्ड पॉइंट था नेसेसिटी और रिसोर्सेज का डिमॉन्स्ट्रेशन के रिस्पेक्ट में। साथ ही साथ चौथा जो पॉइंट है डिमॉन्स्ट्रेशन के अंदर, उसमें बात आती है कि असाइन करने की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो जो ओवरऑल रिस्क मैनेजमेंट का हम अप्रोच डेवलप करेंगे, अप्रोच अभी इस तरह से समझिए, अभी धीरे धीरे डिटेल में जाएंगे चीज़ों के जब हम प्रोसेस तक पहुंचेंगे। अभी तक हम एक कह लीजिए कि एक सैंपल स्पेस या फिर आउटर बाउंड्री डेवलप कर रहे हैं कि हमें करना क्या है। ठीक है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से समझिए
ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हमने प्रिंसिपल्स में समझ ली होंगी। अभी हम अ, आगे चलेंगे रिस्क के रिस्पेक्ट में, जब हम रिस्क असेसमेंट की बात करेंगे तब आपको फाइनल क्लैरिटी मिलेगी कि हमें करना क्या है, कैसे करना है। तो यहाँ पर्टिकुलर डिमॉन्स्ट्रेशन के पॉइंट व्यू से जो लीडरशिप एंड कमिटमेंट को करना है वो असाइन करना है रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी, अकाउंटेबिलिटी, सारे तरह के लेवल्स के अंदर जब भी हम रिस्क मैनेजमेंट को लेके चीज़ों को करेंगे। ठीक है, तो ये इस चीज़ को भी इंश्योर करना है, डिमॉन्स्ट्रेट करना है लीडरशिप को आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो ये बहुत ज़रूरी है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी सही तरीके से दी गई हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी तरीके से फुलफिल की जाए, और जो अकाउंटेबिलिटी है वो क्रॉस वेरीफाई की जाए with respect to monitoring, with respect to with the help of review, और साथ ही साथ अथॉरिटी किसकी है फर्दर एक्शन प्लान करने के लिए, क्योंकि ये रिलेवेंट प्रोसेस की यहाँ बात होती है कि कॉन्टिन्यूस मैनर में जब हम रिस्क मैनेजमेंट की बात करते हैं तो ये कॉन्टिन्यूस मैनर में चीज़ें रन होती हैं। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी मैनेज करने के लिए रिस्क मैनेजमेंट के प्रोसेस को। और साथ ही साथ ये भी ध्यान देना है कि जितनी भी लेवल्स हों, लेवल्स का ये मतलब है कि अ, एक ऑर्गेनाइजेशन चार्ट के अंदर डिफरेंट लेवल होते हैं, ट्री के अंदर ऑर्गेनाइजेशन के। ठीक है, तो जूनियर लेवल, सब जूनियर लेवल, हायर लेवल, मिड लेवल, जो भी एक प्रोसेस के रिस्पेक्ट में जो भी लोग इन्वॉल्व हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उन सारे लेवल पे हमें ये अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करना है और असाइन करना है थ्रू लीडरशिप एंड कमिटमेंट। और यही सारे जो मैंने 4 पॉइंट बताए, यही चीज़ें इंश्योर करेंगे, डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे लीडरशिप और कमिटमेंट को। साथ ही साथ यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन बात करता है हेल्प करने की, कि जब हम ये 4 पॉइंट जो हमने बात करी अभी, पहली थी कस्टमाइजेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन, सेकंड थी पॉलिसी स्टेटमेंट की हमने बात की, फिर थर्ड रिसोर्सेज एलोकेशन की बात की, फोर्थ हमने असाइनिंग की बात करी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी के रिस्पेक्ट में। तो ये जब चीज़ें हम करेंगे तो उससे हमें हेल्प क्या मिलेगी, उसकी बात स्टैंडर्ड कहता है। तो उससे जो हेल्प मिलेगी उससे पहली चीज़ है कि हम जो रिस्क मैनेजमेंट है हमारा उसको अलाइन कर पाएंगे, जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं रिस्क मैनेजमेंट की, स्ट्रेटजी है हमारी जो कल्चर है रिस्क मैनेजमेंट का, उसके रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, इसी से हमारा अलाइनमेंट फाइनलाइज होगा। जो बेसिक 4 रिक्वायरमेंट है डिमॉन्स्ट्रेशन की, उसके थ्रू विथ रिस्पेक्ट टू रिस्क मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजी एंड द कल्चर, उसका ध्यान रखना है। सेकंड पॉइंट जो हमें हेल्प मिलती है डिमॉन्स्ट्रेशन से, वो है रिकॉग्नाइज करने और एड्रेस करने की। और रिकॉग्नाइज का मतलब ये है कि जो भी हमारे ऑब्लिगेशंस थे, या फिर कह लीजिए हमारे की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स थे, या फिर जो हमारे सबऑर्डिनेट ऑब्जेक्टिव्स थे जो हमें फुलफिल करने ही करने थे, उसको हम चेक कर पाएंगे, उसको एड्रेस कर पाएंगे, उसको अचीव करने के लिए एक प्लान मैनर में, एक इस्टेब्लिश मैनर में, एक इफेक्टिव मैनर में हम आगे जा पाएंगे। ठीक है, तो ये सेकंड पॉइंट है कि हमें जो ऑब्लिगेशन है, हमारे कमिटमेंट्स हैं ऑब्जेक्टिव के सब पार्ट्स के रूप में, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर के रूप में, उनको हम अचीव करने के लिए इफेक्टिव मैनर में ही तब आगे बढ़ सकते हैं जब हम डिमॉन्स्ट्रेट इन सारी चीज़ों का ध्यान में रख के करते हैं। तो थर्ड बात आती है कि हमें फिर क्या हेल्प मिलती है डिमॉन्स्ट्रेशन से या फिर इंश्योर करने के रिस्पेक्ट में। तो इसमें बात है कि जब हमने रिस्क को आइडेंटिफाई किया था, क्राइटेरिया उसके डेवलप किए थे, तो उस टाइम पे हो सकता है कि कुछ चीज़ें हमारी रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें रह गई हों, या फिर जो हमारी प्लानिंग थी रिस्क मैनेजमेंट को लेके उसमें कुछ कमी रह गई हो। तो वो जो कमियां थी इवेल्युएट करने के रिस्पेक्ट में रिस्क को, अगर इस तरह की कमियां रह गई हैं तो वो कमियां हमें क्लियरली आइडेंटिफाई हो जाती हैं, और साथ ही साथ
उन कमियों को हम अच्छी तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। साथ ही साथ जो इंटरेस्टेड पार्टीज इन्वॉल्व हैं ऑर्गेनाइजेशन के साथ के लिए, उनके साथ भी वो चीज़ें कम्युनिकेट हो जाती हैं रिस्क रिस्पेक्ट में। तो ये चीज़ें इस्टेब्लिश हो जाती हैं जब हम डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं। नहीं तो कुछ इस तरह की कमियां हैं वो प्रेजेंट रहती हैं, और जो हमारा रिक्वायर्ड आउटकम है या फिर ऑब्जेक्टिव है रिस्क मैनेजमेंट का, वो मिलता नहीं है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जैसे मैंने बात करी कॉन्टिन्यूस प्रोसेस के रिस्पेक्ट में, कि रिस्क मैनेजमेंट एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। ठीक है, तो उसके लिए जब हम इस तरह का फंडामेंटल फाउंडेशन तैयार करते हैं, तो जो हमारा इफ़ेक्टिवनेस है या फिर एफिशिएंसी है इसका, वो एक अच्छी तरीके से हमारा निकल के आता है। तो इस तरह की कोई अगर लूप होल है प्लानिंग के रिस्पेक्ट में, रिस्क आइडेंटिफिकेशन के रिस्पेक्ट में, क्राइटेरिया इवेलुएट करने के रिस्पेक्ट में रिस्क के, तो वो चीज़ें हमारी कहीं ना कहीं हम नॉलेज में आ जाती है एक प्रॉपर सिस्टम के थ्रू, प्रॉपर मैट्रिक्स के थ्रू, और वो कम्युनिकेट हो जाती है ऑर्गेनाइजेशन के साथ, साथ ही साथ जो इंटरेस्टेड पार्टीज हैं उनके साथ, और एक टाइम बाउंड मैनर में, टाइमली मैनर में हम उसके ऊपर डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, और उसकी वजह से जो भी इफेक्ट आने वाला है रिस्क मैनेजमेंट के ओवरऑल प्रोसेस के ऊपर, उसको ओवरकम कर सकते हैं। तो ये हमारा थर्ड हेल्प मिलता है जब हम लीडरशिप एंड कमिटमेंट को इंश्योर करने की बात करेंगे या फिर डिमॉन्स्ट्रेट करने की बात करेंगे, तो उसके थ्रू। साथ ही साथ जो नेक्स्ट पॉइंट बात होती है अ, उसमें है कि वैल्यू कम्युनिकेशन की बात होती है। तो वैल्यू किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं हम? तो वैल्यू बेसिकली देखिए, जो रिस्क मैनेजमेंट हम कर रहे हैं, जैसे मैंने इनिशियली ब्रीफ किया आपको, कि रिस्क मैनेजमेंट हम तब करते हैं जब हमारी ऑब्जेक्टिव्स नहीं मीट करती हैं, या की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स जो हमारे हैं ओवरऑल मैनेजमेंट सिस्टम के, वो कहीं ना कहीं मीट नहीं कर पा रहे हैं। उसके रिस्पेक्ट में हम फिर रिस्क मैनेजमेंट को यूज़ करते हैं। तो हमारा एट द लास्ट गोल यही होता है कि जो ऑब्जेक्टिव है उसको हम मेंटेन कर सकें अपने ऑर्गेनाइजेशन का, उसको मीट कर सकें, कंफर्म कर सकें, केपीआईज हैं उनके लिए भी ऐसा ही कर सकें। तो ये हमारे लिए एक वैल्यू क्रिएट करता है ओवरऑल एज अ कंपनी, एज अ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो वैल्यू क्रिएशन है विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्टिव, विथ रिस्पेक्ट टू की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, इस चीज़ को कम्युनिकेट करने में कि हमारा एंड गोल क्या है रिस्क मैनेजमेंट को लेके, ये चीज़ें एक प्रॉपर तरीके से, एक सिस्टमेटिक तरीके से कम्युनिकेट होती हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर थ्रू आउट द ऑल द स्टेजेस, ऑल द लेवल्स, ऑल द एक्टिविटीज एंड ऑल द फंक्शनैलिटी। तो ये एक तरीका है, और एक तरह का हेल्प है जो हमारा जब डिमॉन्स्ट्रेशन अच्छा होता है, हम जब इंश्योर के लिए वर्क करते हैं लीडरशिप और कमिटमेंट के थ्रू, तो ये चीज़ें हमें इजीली अचीव हम कर लेते हैं। साथ ही साथ एक नेक्स्ट जो बात आती है हेल्प के अंदर, वो है सिस्टमेटिक मॉनिटरिंग की। तो जब हम असाइनिंग की हमने जैसे बात करी, जिसमें अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी की बात की हमने, तो अगर हम इंश्योर कर पाते हैं कि जो भी हमने अथॉरिटी दी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, अकाउंटेबिलिटी दी है, वो सही तरीके से मैनेज हो रही है, सही तरीके से टेक केयर की जा रही है, जो भी पर्सनल आपके इन्वॉल्व हैं उसको डिलीवर करने के लिए, तो हमारा जो एक सिस्टमेटिक मॉनिटरिंग का सब सिस्टम तैयार होता है रिस्क मैनेजमेंट को लेके, और वो प्रमोट हो पाता है। तो ये एक एडिशनल हमारा एक तरह से एसेट की तरह काम करता है सिस्टमेटिक मॉनिटरिंग, जब हमारा डिमॉन्स्ट्रेशन हमारा अच्छा होता है लीडरशिप एंड कमिटमेंट को लेके। ठीक है, तो ये हमारा सिस्टमेटिक मॉनिटरिंग था। इसके बाद नेक्स्ट जो बात आती है हेल्प के अंदर, वो है अप्रोप्रिएट वेरिफिकेशन की बात आती है। तो जो मॉनिटरिंग हमने बात करी, उसी का ये एक एडिशनल पार्ट है
कि हमारा जो मॉनिटरिंग के थ्रू हम जो चीज़ें हम सिस्टमेटिक मॉनिटरिंग के थ्रू चीज़ें देख रहे हैं, इवेलुएट कर रहे हैं, वो सारे पैरामीटर, सारी प्रॉपर्टीज, सारे कैरेक्टरिस्टिक्स एक तरह से वेरीफाई भी होते जाते हैं विथ टाइम। किसी भी एक्टिविटी में हो, फंक्शनैलिटी में हो, किसी भी लेवल में हो, स्टेज में हो, तो सिस्टमेटिक मॉनिटरिंग के थ्रू हमारा एक एप्रोप्रिएट वेरिफिकेशन भी होता जाता है रिस्क मैनेजमेंट का। तो ये हमारा एक एडिशनल हेल्प हमें मिलती है, हम अच्छे से डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं लीडरशिप एंड कमिटमेंट को। ठीक है, तो ये हमारा वेरिफिकेशन का इसमें हेल्प के अंदर पॉइंट था लास्ट। नेक्स्ट जो बात आती है वो है गोल ऑफ ओवरसाइट बॉडीज की। तो गोल ऑफ ओवरसाइट बॉडीज, जैसे मैंने ओवरसाइट बॉडीज के बारे में बताया कि ओवरसाइट बॉडीज की इंपॉर्टेंस क्यों है, तो वो आप समझ गए होंगे ओवरसाइट ओवरसाइट बॉडीज की रिक्वायरमेंट हमें कब पड़ती है। अब यहाँ पे बात है कि गोल क्या है ओवरसाइट बॉडीज के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो जो अकाउंटेबिलिटी की हम बात कर रहे हैं रिस्क को मैनेज करने के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड बात कहता है कि जो टॉप मैनेजमेंट है वो अकाउंटेबल है रिस्क के मैनेजमेंट को लेके, और जो ओवरसाइट बॉडी है वो अकाउंटेबल अकाउंटेबल है रिस्क मैनेजमेंट को ओवरसीइंग को लेके। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्लियर रहिएगा, ये बहुत एक बेसिक डिफरेंस है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि एक जब हम टॉप मैनेजमेंट की बात कहेंगे तो वो रिस्क मैनेजमेंट की बात होगी, उसकी अकाउंटेबिलिटी के रिस्पेक्ट में टॉप मैनेजमेंट ऑब्लिगेटेड होगा, आंसरेबल होगा। लेकिन जब ओवरसीइंग की बात करेंगे रिस्क मैनेजमेंट की, तो वहाँ पे जो ओवरसाइट बॉडी है वो अकाउंटेबल है। ये स्टैंडर्ड्स के बारे में क्लियर करता है यहाँ पे। तो इस चीज़ के लिए आप एक क्लियर अपने अंदर एक नोट के थ्रू इस चीज़ को हाईलाइट करिएगा अपने नॉलेज में कि क्या डिफरेंसेस हैं अकाउंटेबिलिटी के रिस्पेक्ट में टॉप मैनेजमेंट के और ओवरसीइंग बॉडी के रिस्पेक्ट में। और साथ ही साथ यहाँ जो नेक्स्ट बात आती है कि ओवरसाइट बॉडी से क्या एक्सपेक्टेशन है और क्या रिक्वायरमेंट है, कि जो कि ओवरसाइट बॉडी को जब हम हायर करते हैं, अपॉइंट करते हैं अपने रिस्क मैनेजमेंट को लेके, तो क्या चीज़ें उनसे हमारी एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड रहती हैं। तो उसमें पहली चीज़ जो है कि इसमें मैं एक चीज़ और ऐड कर दूं, जो ओवरसीइंग का डेफिनेशन है उसके रिस्पेक्ट में। तो ओवरसीइंग का ये मतलब है कि जो ओवरऑल रिस्क मैनेजमेंट का एक्सक्यूशन है, डेवलपमेंट है, मैनेजमेंट है, उसको अच्छी तरीके से रिव्यू करना, और जो ओवरऑल डेवलपमेंट है रिस्क मैनेजमेंट का उसको ओवरसी करना है। ठीक है, तो उसमें सारी चीज़ें हैं, आपकी रिस्क का आइडेंटिफिकेशन, उसके रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्टिव प्लानिंग, उसके रिस्पेक्ट में प्रोसेस डेवलपमेंट, उसके रिस्पेक्ट में रिस्पॉन्सिबिलिटी देना, अथॉरिटी देना, अकाउंटेबिलिटी के जो चीज़ें हैं। तो जो ओवरऑल मैनेजमेंट है उसको ओवरसी करने की बात है, जब भी हम ओवरसाइट बॉडी की बात करेंगे वो टॉप मैनेजमेंट के साथ ओवरसाइट बॉडी का डिस्कशन है, कम्युनिकेशन है, कंसल्टेशन है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा इफ़ेक्टिव बना सके रिस्क मैनेजमेंट को, रिस्क इवैल्यूएशन को। ये हमारा गोल रहता है ओवरसीइंग को लेके। तो इसके रिस्पेक्ट में आपको देखना है जब भी हम ओवरसाइट बॉडी की अकाउंटेबिलिटी की बात करेंगे और जो हम चीज़ें यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, तो कंटिन्यू करते हैं कि क्या एक्सपेक्टेशन होती है ओवरसाइट बॉडी से, या फिर रिक्वायरमेंट है जो उनको फुलफिल करनी है ओवरसाइट बॉडी को। तो पहली चीज़ जो है कि उसमें इंश्योर करना है ओवरसाइट बॉडी को कि जो रिस्क हमारा जनरेट हुआ है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो पूरी तरह से एडिक्वेटली कंसीडर किया गया हो विथ रिस्पेक्ट टू रिस्क मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमारे जो ऑब्जेक्टिव है रिस्क को लेके, जो हम
हमारा ऑब्जेक्टिव मिटिगेशन हो सकता है, एलिमिनेशन हो सकता है रिस्क का, या फिर उसका कन्वर्जन हो सकता है अपॉर्चुनिटी में। तो इस तरह का जो भी सिनेरियो है, जो भी एज अ ऑब्जेक्टिव हम काउंट कर रहे हैं रिस्क मैनेजमेंट को लेके, वो ऑब्जेक्टिव के रिस्पेक्ट में रिस्क का एडिक्वेटली कंसिडरेशन, या फिर कह लीजिए इन डेप्थ उसकी उसके ब्रेकअप्स, उसका इन डेप्थ रिव्यू based over the consultation, based over the discussions and communication किया हुआ हो, इस चीज को थ्रू ओवरसीइंग एक ओवरसाइट बॉडी को इंश्योर करना है। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट है। सेकंड पॉइंट जो बात होती है ओवरसाइट बॉडी के रिस्पेक्ट में, वो है कि जो भी ऑब्जेक्टिव के लिए एक बॉडी एक ऑर्गेनाइजेशन जा रही है रिस्क मैनेजमेंट के रिस्पेक्ट में, जो उसने ऑब्जेक्टिव्स डेवलप किए हैं, तो उस ऑब्जेक्टिव के रिस्पेक्ट में जो रिस्क चीज़ें थी, उस रिस्क को अच्छी तरीके से समझ लिया गया हो इन डेप्थ मैनर में। इस चीज़ को भी क्लियर करना है ओवरसाइट बॉडी को कि रिस्क की इन डेप्थ एनालिसिस हो की गई हो, और विथ रिस्पेक्ट टू जो हमारा रिस्क का मैनेजमेंट है और उसके लिए जो हमने ऑब्जेक्टिव डेवलप किया हो। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैंने पहले बात में बताया। यहाँ पे एडिक्वेटली कंसीडरेशन की बात है कि रिस्क के रिस्पेक्ट में कि उसका इन डेप्थ रिव्यू होना चाहिए, इन डेप्थ उसकी नॉलेज डेवलप करनी होती है रिस्क जब भी जनरेट होता है, और उसको जब हम ऑब्जेक्टिव के रिस्पेक्ट में डेवलप करने जाएंगे रिस्क मैनेजमेंट को, तो ये चीज़ें होनी चाहिए। सेकंड जो अभी हमने बात करी कि जो रिस्क है एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा फेस किया जा रहा है, तो जब भी हम ऑब्जेक्टिव को चेस करते हैं, उसके लिए उस चीज़ को रिस्क को अच्छी तरीके से समझ लिया गया हो। तो यहाँ पे दो बातें हैं, पहला कंसिडरेशन की है, दूसरा है अंडरस्टैंड करने की बात है। ठीक है, तो पहले में हमने इन डेप्थ रिव्यू कर लिया, ठीक है, रिस्क का ऑब्जेक्टिव के रिस्पेक्ट में, जो कि रिस्क मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है। सेकंड में बात आ रही है अंडरस्टैंड करने की बात, तो ये ओवरसाइट बॉडी को ये भी ध्यान रखना है, जो हमने डिटेल डिस्कशन किया था, रिव्यू किया था, कंसल्टेशन किया था रिस्क को लेके, वो अंडरस्टैंड कर लिया गया हो। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी उसका टॉप मैनेजमेंट है, मिड लेवल के एम्प्लॉयज हैं, जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज इन्वॉल्व है रिस्क मैनेजमेंट को लेके, उनके अंदर इसकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग रिस्क के रिस्पेक्ट में डेवलप हो गई हो। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हैं इनिशियल जब हम ओवरसीइंग की बात करेंगे एक ओवरसाइट बॉडी के रिस्पेक्ट में। थर्ड बात आती है कि जो रिस्क है वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए, जो भी कॉन्टेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मतलब डिफाइन करनी है एक ओवरसीइंग के रिस्पेक्ट में ओवरसाइट बॉडी के द्वारा, कि अगर ऑर्गेनाइजेशन किसी रिस्क को काउंट कर रही है कि उसके ऑब्जेक्टिव्स जो हैं मैनेजमेंट सिस्टम को लेके, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स को लेके, कि ये रिस्क हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स है उसको डिस्टर्ब करेगा, उसकी जो परफॉर्मेंस लेवल है उसको कहीं ना कहीं कम करेगा या फिर डिक्लाइन करेगा, तो इस चीज़ को भी अच्छी तरीके से ओवरसाइट बॉडी को इंश्योर कर लेना है कि जो रिस्क है उसकी उसका जो अप्रोप्रिएशन है, उसका जो प्रोपोर्शन है विथ रिस्पेक्ट टू ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, वो सही है कि नहीं सही है। इस चीज़ का भी जो क्लैरिटी है वो थ्रू ओवरसीइंग ओवरसाइट बॉडी को डिफिनेट कर लेना है, डिफाइन कर लेना है, क्लियर कर लेना है। ठीक है, और साथ ही साथ इंश्योर कर लेना है। तो ये फोर्थ रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो ओवरसाइट बॉडी को करना है। फोर्थ पॉइंट जो है ओवरसाइट बॉडी के ओवरसीइंग के रिस्पेक्ट में, उसमें इफेक्टिवनेस को कंफर्म करना है, इंश्योर करना है। वो किस चीज़ के लिए होगा, वो है जो हमारा इम्प्लीमेंटेशन है, ऑपरेशन है,
रिस्क मैनेजमेंट की जो भी सिस्टम हमने डेवलप किया है उसके रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे आप एज अ कीवर्ड आपको ध्यान रखना है कि जो इम्प्लीमेंटेशन है रिस्क मैनेजमेंट का, और साथ ही साथ उसका जो ऑपरेशन है वो सही तरीके से किया जा रहा हो, इस चीज को भी थ्रू ओवरसीइंग ओवरसाइट बॉडी को इंश्योर करना है। तो ये फोर्थ रिक्वायरमेंट है, या फिर एक्सपेक्टेशन है कि ओवरसीइंग बॉडी जो है वो इस चीज को डिलीवर करेगी। लास्ट पॉइंट जो आता है वो है कम्युनिकेशन के रिस्पेक्ट में। तो जो इंफॉर्मेशन हमारी निकल के आ रही है रिस्क मैनेजमेंट के रिस्पेक्ट में, टाइम टू टाइम, स्टेज वाइज, लेवल वाइज, फंक्शन वाइज, एक्टिविटी वाइज, वो किसी तरह की भी इंफॉर्मेशन जनरेट हो रही है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है डिसीजन मेकिंग के लिए, या फिर अवेयरनेस के लिए, एज अ इंटरेस्टेड पार्टी, एज अ टॉप मैनेजमेंट, एज अ ओवरसाइट बॉडी। तो वो कोई भी इंफॉर्मेशन हो उसका कम्युनिकेशन जो है वो प्रॉपर होना चाहिए, एक प्रॉपर चैनल से सारी चीज़ें जो भी उसके ऑथराइज पर्सन है उस रिस्क मैनेजमेंट के रिस्पेक्ट में, रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं, अकाउंटेबल पर्सन्स हैं, उन तक पहुँचे, इस चीज़ को भी इंश्योर करना है। और इसका एक ओवरसीइंग के थ्रू ओवरसाइट बॉडी को ये चीज़ इंश्योर करना है कि जो कम्युनिकेशन सिस्टम है रिस्क मैनेजमेंट को लेके वो अच्छी तरीके से डिप्लॉयड हो। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट पॉइंट था जो एक्सपेक्टेशन और रिक्वायरमेंट की हम बात कर रहे थे ओवरसाइट बॉडी का ओवरसीइंग के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा लीडरशिप एंड कमिटमेंट का जो रिक्वायरमेंट है वो ख़त्म होता है। जो हम बात कर रहे हैं फ्रेमवर्क के जो कोर में प्रेजेंट है, जैसे हमने लास्ट फिगर में बात की थी। ठीक है, मैं एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ ये जो हमारा फिगर था उसको। और तो हम अभी कोर को हम समझ गए हैं कि कोर की क्या क्या मतलब मैट्रिक्स होनी चाहिए लीडरशिप एंड कमिटमेंट की। ठीक है, क्या चीज़ें इंश्योर करनी है, क्या चीज़ें डिमॉन्स्ट्रेट करनी है, टॉप मैनेजमेंट का क्या रोल होगा, ओवरसाइट बॉडी का क्या रोल होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी। अब नेक्स्ट क्लॉज पे चलते हैं फ्रेमवर्क के अंदर। तो यहाँ पे बात आती है इंटीग्रेशन की। तो इसके अंदर जो मैंने हेडिंग ली है, पहला रिलाइज ऑन अंडरस्टैंडिंग स्ट्रक्चर कॉन्टेक्स्ट, सेकंड हेडिंग है स्ट्रक्चर पर्पस गोल्स कॉम्प्लेक्सिटी। नेक्स्ट कीवर्ड लिया है एवरी पार्ट मैनेजमेंट एवरीवन डैश रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट हेडिंग लिया है मैंने गवर्नेंस कोर्स रिलेशनशिप रूल्स प्रोसेस एंड प्रैक्टिसेस। नेक्स्ट हेडिंग लिया है मैंने मैनेजमेंट स्ट्रक्चर डायरेक्शन डैश स्ट्रेटजी डैश ऑब्जेक्टिव डैश अचीव डैश परफॉर्मेंस डैश वायबिलिटी। नेक्स्ट हेडिंग लिए मैंने इंटीग्रल पार्ट डिटरमाइनिंग डैश अकाउंटेबिलिटी डैश रोल। नेक्स्ट हेडिंग लिया मैंने इंटीग्रेटिंग डायनेमिक डैश इंटरेक्टिव कस्टमाइज। नेक्स्ट हेडिंग है अनसेपरेटेड पार्ट पर्पस डैश गवर्नेंस डैश लीडरशिप डैश कमिटमेंट डैश स्ट्रेटजी डैश ऑब्जेक्टिव एंड डैश ऑपरेशन। तो ये इंटीग्रेशन में मैंने सारी चीज़ें कवर की हैं एज अ हेडिंग एज अ कीवर्ड्स जो हमें हमें डिस्कस करना है इंटीग्रेशन के रिस्पेक्ट में। अभी तक हमने कोर को समझ चुके हैं हम लोग लीडरशिप और कमिटमेंट। अब हमारा पहली जो फ्रेमवर्क का पहला कंपोनेंट है इंटीग्रेशन उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे कि अभी तक हमने इंटीग्रेशन की बात करी डिफरेंट पॉइंट्स पे कि इंटीग्रेशन होना चाहिए। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन से हमें क्या चीज़ें समझनी है और क्या इम्पोर्टेंट है इंटीग्रेशन के रिस्पेक्ट में, वो सारी चीज़ें इन डिटेल मैनर हम समझेंगे। तो पहली बात जो यहाँ पे है उसमें मैंने रिलाइज ऑन की हेडिंग ली है। तो पहली है जो इंटीग्रेशन है वो डिपेंड किस चीज़ पे करता है, क्या उसका फंडामेंट फाउंडेशन है इंटीग्रेशन का जो होना चाहिए।
तभी हम कह सकते हैं जो इंटीग्रेशन है वो अच्छा तरीके से किया जा सकता है या फिर होगा। ठीक है, तो वहाँ पे रिलाइज ऑन की बात है, फंडामेंटल की बात है इंटीग्रेशन के रिस्पेक्ट में। तो फंडामेंटल में इंटीग्रेशन के रिस्पेक्ट में जो चीज़ें पहली है वो है ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या है और कॉन्टेक्स्ट क्या है, उसकी अंडरस्टैंडिंग, जो कि एज अ फाउंडेशन वर्क करता है जब भी हम इंटीग्रेशन की बात करते हैं। तो इसकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आप इसको ऑर्गेनाइजेशन नॉलेज कह सकते हैं। ठीक है, तो जो भी लोग डील कर रहे हैं रिस्क मैनेजमेंट को लेके, उनके अंदर इसकी नॉलेज, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए एज अ फंडामेंटल, एज अ फाउंडेशन फॉर इंटीग्रेशन। और कॉन्टेक्स्ट और स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं तो इसके रिस्पेक्ट में मेरी जो एडवाइस है या फिर मैं जो आपको बता सकता हूँ वो, आपके पास एक प्रॉपर मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए। आप किसी भी इंडस्ट्री के हो, डिफरेंट मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड्स हैं, लेकिन एज अ बेसिक आपके पास 9001 की एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जिसके थ्रू आप जो कॉन्टेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन का उसको समझ सको, उस ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को उसके अकॉर्डिंग डेवलप कर सको। तब जाके ही आप एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाओगे इन दोनों चीज़ के रिस्पेक्ट में, जो कि ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है या फिर कॉन्टेक्स्ट है। तो इसको एक डिटेल मैनर में समझने के लिए और इसके भी एक अच्छा सिस्टम डेवलप करने के बाद ही हम इस स्टेज पे आते हैं जब हम रिस्क मैनेजमेंट के इंटीग्रेशन की बात करते हैं। तो आप मेरी 9001 की ट्रेनिंग वीडियो वहाँ पे देखिए। एक आपके पास अच्छा मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए 9001 का, एक एज अ जेनरिक इंडस्ट्री। अगर आप स्पेसिफिक इंडस्ट्री में हो तो वहाँ पे दूसरे स्टैंडर्ड्स हैं, उसकी भी ट्रेनिंग वीडियोस मेरी अवेलेबल हैं। और कुछ पर्टिकुलर इंडस्ट्री की हैं, कुछ की मेरी आने वाली हैं। तो लेकिन आप 9001 का आप देख सकते हो क्योंकि वो बेसिक और जेनरिक स्टैंडर्ड है जो सारी तरह की इंडस्ट्री पर अप्लाई होती है। ठीक है, और यहाँ पे बेसिकली कॉन्टेक्स्ट के बेसिस में मैं बोल दूँ कि कॉन्टेक्स्ट की बात क्या होती है, ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में क्या क्या चीज़ें हमें देखनी चाहिए। तो उसमें बात होती है रिक्वायरमेंट्स की, जो भी एक एज अ ऑर्गेनाइजेशन, एज अ कंपनी आपके ऊपर अप्लाई होती है, वो कस्टमर से हो, स्टैचुरी बॉडी के थ्रू हो, ठीक है, या फिर आपकी खुद इवेल्युएटेड आइडेंटिफाई रिक्वायरमेंट हो कंपनी के रिस्पेक्ट में, उसके अंदर ही आपको काम करना होता है। तो कॉन्टेस्ट की जो फर्दर मीनिंग है वो रिक्वायरमेंट्स है जो मैंने बताई आपको। सेकंड बात आती है इंटरनल एक्सटर्नल इशू की बात होती है ऑर्गेनाइजेशन के रिस्पेक्ट में। जो भी चीज़ों से इंटरनल आपकी कोई चीज़ है या फिर एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, वो चाहे आ, मतलब प्रेजेंट में हो चाहे फ्यूचर फ्यूचर में हो, तो उसको आपको इवेलुएट करना होता है अपने ऑर्गेनाइजेशन को मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप करने के रिस्पेक्ट में, ऑब्जेक्टिव्स डेवलप करने के रिस्पेक्ट में, विजन डेवलप करने के रिस्पेक्ट में। तो इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बेसिकली यहाँ पे इंटीग्रेशन के रिस्पेक्ट में स्टैंडर्ड कहता है कि ये आपके पास एक अच्छी नॉलेज, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए स्ट्रक्चर और कॉन्टेक्स्ट के रिस्पेक्ट में। बाकी आपको मैंने ब्रीफ किया कि आप कैसे इसको एक बेटर वे में डेवलप कर सकते हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है, तो ये फंडामेंटल है, फाउंडेशन है जब भी हम इंटीग्रेशन की बात कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट के रिस्पेक्ट में। तो ये हमारा पहला हेडिंग था। सेकंड बात आती है स्ट्रक्चर की। तो स्ट्रक्चर की रिस्पेक्ट में उसी के एडिशनली जो हमने स्ट्रक्चर की अभी बात की ऑर्गेनाइजेशन के, तो स्ट्रक्चर जो होता है ऑर्गेनाइजेशन का वो आ, कई तरह का मतलब हो सकता है, डिपेंड करता है वो ऑर्गेनाइजेशन के पर्पस, गोल्स और कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर। ठीक है, इसी तरह से स्ट्रक्चर के साथ साथ कॉन्टेक्स्ट भी डिपेंड करता है, जो पर्पस है ऑर्गेनाइजेशन का, गोल्स है या फिर कॉम्प्लेक्सिटी है उसके ऊपर। तो यहाँ पे क्लियर रहना है कि जो स्ट्रक्चर है, कॉन्टेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन का, वो किन चीज़ों पे डिपेंड करता है।
ठीक है, लेकिन आपको क्लियर अच्छी अंडरस्टैंडिंग इन डेप्थ चाहिए तो प्लीज़ मेरा ISO 9001 का ट्रेनिंग वीडियो देखिए आप। वहाँ पे मैंने समझाया हुआ है 9004 ISO का जो स्टैंडर्ड उसमें समझाया हुआ है बहुत डिटेल मैनर में, कॉन्टेक्स्ट के रिस्पेक्ट में, स्ट्रक्चर के रिस्पेक्ट में, जिससे कि आप जो इंटीग्रेशन है उसको एक बेटर तरीके से उसके फाउंडेशन, उसके फंडामेंटल्स आप डेवलप कर सको अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिस्क मैनेजमेंट को लेके। साथ ही साथ यहाँ पे जो नेक्स्ट बात आती है उसमें बात होती है कि एवरी पार्ट मैनेजमेंट की बात होती है कि रिस्क जो है वो ऑर्गेनाइजेशन का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है कंप्लीट, उसका कोई सा भी पार्ट हो उसके अंदर जो रिस्क है उसको मैनेज किया जाना होता है। तब इंटीग्रेशन को हम कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन जो है वो प्रॉपर तरीके से मैनेज हुआ या फिर इंटीग्रेट हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे एवरी पार्ट की बात है कि जो भी स्ट्रक्चर्स के पार्ट हैं वहाँ पे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी अकाउंटेबिलिटी है, या फिर टॉप मैनेजमेंट को इस चीज़ को देखना है, इंश्योर करना है थ्रू लीडरशिप एंड कमिटमेंट कि जो एवरी पार्ट है ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के अंदर वो रिस्क को अच्छी तरीके से मैनेज करें। जब भी वहाँ पे हम रिस्क मैनेजमेंट के रिस्पेक्ट में चीज़ों को डेवलप करें या फिर इवेल्युएट करें। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। साथ ही साथ यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूं कि दो तरह से रिस्क को देखना है, दो तरह से हम बात कर रहे हैं। एक जो है कि एक करंट ऑनगोइंग मैनर में हम रिस्क को देखते हैं। ठीक है, किसी तरह का डेविएशन, ठीक है, वो हमें एज अ रिस्क आइडेंटिफिकेशन के लिए हेल्प करता है। और सेकंड जो हम बात कर रहे हैं कि कोई रिस्क हमें हमने लेटर किसी चीज प्रोसेस के एक्सक्यूट हो जाने के बाद, किसी एक्टिविटी के एक्सक्यूट हो जाने के बाद हमने आइडेंटिफाई किए तो उसको उसके मैनेजमेंट की बात करें। तो दोनों सिनेरियोज में हम रिस्क को देख रहे हैं यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं ऑनगोइंग मैनर में। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा जब भी जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसका जब भी हम मतलब हम वो सोचें कि इस बात को कहने का कॉन्टेक्स्ट क्या है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि करंट और ऑनगोइंग मैनर दोनों चीज़ें हम के रिस्पेक्ट में हम रिस्क को देख रहे हैं। तो रिस्क का जो मैनेजमेंट है वो सारे एवरी पार्ट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर। इसीलिए मैंने लीडरशिप में डिफाइन किया था कि इंडिविजुअल्स की बात की थी, इंडिविजुअल पर्सनल की बात की थी, सारे इंटरेस्टेड पार्टीज की बात की थी कि उनके अंदर भी लीडरशिप और कमिटमेंट की वैल्यूज़ होनी चाहिए, इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, इस चीज़ की समझ होनी चाहिए। तभी हमारा जो रिस्क मैनेजमेंट है वो अच्छी तरीके से एक्सक्यूट हो पाता है, डेवलप हो पाता है, और जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं रिस्क मैनेजमेंट को लेके हम उसको अचीव कर पाते हैं। नेक्स्ट जो बात आती है, अब यहाँ पे हमने एवरी पार्ट की बात कर ली, उसमें है कि एवरीवन रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती है। तो इसको मैंने आपको क्लियर कर चुका हूँ लीडरशिप एंड कमिटमेंट में कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी इंडिविजुअल्स हैं, इंटरेस्टेड पार्टीज हैं, इंटरनल या फिर एक्सटर्नल, उन सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिस्क को मैनेज करने की। ठीक है, क्योंकि रिस्क बेसिकली है क्या कि कोई चीज़ जो उसकी जो हमने फ्रेमवर्क उसका तैयार किया था, जो उसकी एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तैयार किया था उस किसी एक्टिविटी को करने के लिए, किसी फंक्शन को डिलीवर करने के लिए डिफरेंट लेवल में, डिफरेंट स्टेजेस में, तो वो एसओपी को हम फॉलो नहीं कर पाए या उसके अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं डिलीवर हुई, नहीं एक्सिक्यूट हुई, तो होगा क्या कि वो कहीं ना कहीं में हमारी कहीं ना कहीं नॉन कन्फर्मिटी के लेके जाएगा। हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स की को रीच करने का ऑब्लिगेशन है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, वो हम नहीं कर पाएंगे और वो लास्टली हमें एज अ रिस्क फेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से समझना है कि ये सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब भी एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं उसके अंदर जो भी इंडिविजुअल्स वर्क कर रहे हैं, जो भी पर्सनल वर्क कर रहे हैं, जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज हैं उसकी इंटरनल एक्सटर्नल, सबको एज अ टीम इस चीज़ को टेक केयर करना है रिस्क मैनेजमेंट के रिस्पेक्ट में। नेक्स्ट जो बात आती है वो गवर्नेंस की है। तो गवर्नेंस में क्या क्या चीज़ें हैं,
तो इसमें जो पहली बात आती है कि गवर्नेंस जितना अच्छा होगा उतना अच्छा हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सस्टेनेबल वे में आगे बढ़ सकती है। और यहाँ पे स्टैंडर्ड कोर्स की बात करता है कि जो कोर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है उसको गाइड करता है जो गवर्नेंस है ओवरऑल। ठीक है, तो ये आप समझ सकते हो कि गवर्नेंस जितना अच्छा होगा। गवर्नेंस का बात ये है कि उसमें सारी चीज़ें आती हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत मतलब स्ट्रिक्ट या फिर बहुत हार्ड कह लीजिए गवर्नेंस हो। तो वो एक हेल्दी गवर्नेंस होना चाहिए जिसमें सारी चीज़ों का इंक्लूजन्स हो, अच्छी चीज़ों का। अ, जब भी हम सोशल अकाउंटेबिलिटी की बात कहते हैं उनको देख टेक केयर करके, तो इस तरह का गवर्नेंस हमें डेवलप करना है इंटीग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिससे कि जो हमारा कोर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है उसको हम एक अच्छी डायरेक्शन में गाइड कर सकें। ठीक है, और हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन हो वो सस्टेनेबल वे में रन करे। साथ ही साथ जो गवर्नेंस है वो जो रिलेशनशिप है ऑर्गेनाइजेशन के रिस्पेक्ट में, चाहे वो इंटरनल रिलेशनशिप हो, जो आपके इंटरनल इंटरेस्टेड पार्टी हैं जो आपके पर्सनल हैं, चाहे वो एक्सटर्नल इंटरेस्टेड पार्टीज हों आपके ऑर्गेनाइजेशन की, उनके साथ जो रिलेशनशिप है, एक बॉन्डिंग है जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के रिस्पेक्ट में, उसका भी जो कोर्स है उसको भी गवर्नेंस ही डिफाइन करता है। ठीक है, और ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है इंटीग्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, कि एक हेल्दी इन्वायरमेंट में चीज़ें आप मेंटेन करो जिससे एक बेटर मॉनिटरिंग, बेटर अकाउंटेबिलिटी, बेटर कम्युनिकेशन चीज़ें निकल के आए, और आपका जो रिस्क मैनेजमेंट है वो एक सस्टेनेबल वे में आगे मतलब चलता रहे कॉन्टिन्यूस मैनर में। उसके लिए गवर्नेंस बहुत इम्पोर्टेंट है विथ रिस्पेक्ट टू रिलेशनशिप। साथ ही साथ रिलेशनशिप के बाद बात आती है जो भी रूल्स हैं, प्रोसेस हैं, प्रैक्टिसेस हैं, वो किसी भी चीज़ के पर्पस के लिए हों, उनको अचीव करने के लिए भी जो एक हेल्दी गवर्नेंस है वो सपोर्ट करता है और गाइड करता है। इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। ठीक है, और जैसे मैंने बताया आप इसमें आ, कुछ हद तक ISO 45001 यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जो आपको एक और एक बेसिक हेल्दी गवर्नेंस के लिए हेल्प करता है। साथ ही साथ आप ऐसे 8000 को यूज़ कर सकते हो जो सोशल अकाउंटेबिलिटी की बात है उसके रिस्पेक्ट में है, तो उसका यूज़ कर सकते हो गवर्नेंस को हेल्दी बनाने के लिए, जिससे कि आप जो ये ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का कोर्स है, रिलेशनशिप है, रूल्स एंड प्रोसेस एंड प्रैक्टिसेस हैं, उनको अच्छी तरीके से आप डिलीवर कर पाओ, एक्सिक्यूट कर पाओ, इंश्योर हो सको कि सारी चीज़ें अच्छे से ही होंगी, क्योंकि हमारा जो गवर्नेंस है वो हेल्दी है। हर तरह से हमने इस तरह से डिसीजन मेकिंग किया है, इस तरह से हमने चीज़ों को प्लान किया है, डेवलप किया है, और हमारे सारे ऑपरेशन इस तरह से हो रहे हैं। तो ये हमारा गवर्नेंस था जो इंटीग्रेशन का बहुत की पॉइंट है। और गवर्नेंस अच्छा होना चाहिए ओवरऑल, क्योंकि सारे जो इंटरेस्टेड पार्टीज होती हैं वो बेसिकली पिलर्स होती हैं, तो एज अ ऑर्गेनाइजेशन नॉलेज वर्क करती हैं, तो उनको अच्छी तरीके से उनको एक हेल्दी गवर्नेंस के थ्रू मैनेज करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ये चीज़ें आपको करनी है इंटीग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। थर्ड जो बात आती है मैनेजमेंट स्ट्रक्चर की, उसमें बात आती है, तो अभी तक हमने बात कर ली कॉन्टेक्स्ट की, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात कर ली, ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात कर ली, गवर्नेंस की बात कर ली। अब यहाँ पे जो बात है मैनेजमेंट स्ट्रक्चर की, तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से आप मतलब यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बेसिकली जो ऑर्गेनाइजेशन की प्रोसेसेस हैं, एक्टिविटी हैं, फंक्शंस हैं, एक्सटर्नल पार्टीज के साथ उनका इंटरेक्शंस है,
ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेस का, वहाँ पे वो चीज़ें डिफाइन होती हैं जब हम ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। यहाँ पे पर्टिकुलरली हम मैनेजमेंट स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। तो मैनेजमेंट स्ट्रक्चर बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग होती है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एक कंपनी के लिए, जब वो स्ट्रक्चर डेवलप करता है मैनेजमेंट का ओवरऑल अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चीज़ों को मैनेज करने के लिए। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे भी स्टैंडर्ड जो वर्ड यूज़ करता है ट्रांसलेट करने की, तो जो हमने हेल्दी गवर्नेंस डेवलप किया है वो तभी उसका हम ऑप्टिमम यूज़ कर पाएंगे, या उसे जो हम आउटपुट है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं जब हमारा मैनेजमेंट स्ट्रक्चर जो है वो उतना ही अच्छा हो, स्ट्रेटेजिक हो। ठीक है, और जो हमारी स्ट्रेटजी है ऑब्जेक्टिव्स को लेके उसको हम अचीव कर सकेंगे। तो हमारा मैनेजमेंट स्ट्रक्चर इस तरह से होना चाहिए कि ये सारी चीज़ें हम अच्छी तरीके से इफ़िशिएंट मैनर में, ऑप्टिमल मैनर में, इफ़ेक्टिव मैनर में और इंटीग्रेटेड मैनर में जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स हों, रिस्क के ऑब्जेक्टिव्स हों मैनेजमेंट को लेके, उनको हम अचीव कर पाएँ। और हमारा जो वायबिलिटी है, परफॉर्मेंस है, सस्टेनेबिलिटी है, वो सारी चीज़ें इस मैनेजमेंट स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करती है। तो इस तरह से हमारा मैनेजमेंट स्ट्रक्चर होना चाहिए कि ओवरऑल जो गवर्नेंस है उसको हम अच्छी तरीके से डिलीवर कर सकें। जो हमारे कम्युनिकेशंस हैं, इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज है, जो हमारी अकाउंटेबिलिटी है, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अथॉरिटी है, उन सबों का जो मैनेजमेंट है ओवरऑल वो अच्छी तरीके से किया जा सके। ठीक है, तो इस तरह का हमारा मैनेजमेंट स्ट्रक्चर होना चाहिए। जब भी हम इंटीग्रेशन की बात करें तो ये सब चीज़ों का हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, जिसमें कि मैंने बताया आपको सस्टेनेबल परफॉर्मेंस, वायबिलिटी, ऑब्जेक्टिव्स का ऑब्जेक्टिव्स रीच करना, स्ट्रेटजी के रिस्पेक्ट में, डिजायर्ड अचीवमेंट्स को, उन सारी चीज़ों का हमें जब हम मैनेजमेंट स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। और जो कि इम्पॉर्टेंट है जब भी हम इंटीग्रेशन की बात करेंगे रिस्क मैनेजमेंट के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये हमारा मैनेजमेंट स्ट्रक्चर हमें इस तरह से डेवलप करना है और ये सारी चीज़ें मैंने बताई। नेक्स्ट जो बात है वो है इंटीग्रल पार्ट की। तो इंटीग्रल पार्ट के रिस्पेक्ट में यहाँ पे जो स्टैंडर्ड चीज़ें कहना चाहता है कि जो भी हमने अकाउंटेबिलिटी की बात करी टॉप मैनेजमेंट की, या फिर ओवरसाइट बॉडीज़ की बात करी अकाउंटेबिलिटी के रिस्पेक्ट में, वो बहुत ज़रूरी है रिस्क मैनेजमेंट को लेके और वो इंटीग्रल पार्ट है जब भी हम बात करेंगे गवर्नेंस के रिस्पेक्ट में ऑर्गेनाइजेशन का। तो इसका ध्यान रखना है। इंटीग्रल पार्ट का मायने ये है, जैसे हमने ऑल लेवल की बात करी, ऑल पार्टी की बात करी, तो उसी तरह से जो हम जब हम इंटीग्रेशन को देखेंगे रिस्क मैनेजमेंट के रिस्पेक्ट में, तो जो अकाउंटेबिलिटी है वो किसी की भी हो, ओवरसाइट के रिस्पेक्ट में हो, टॉप मैनेजमेंट के रिस्पेक्ट में हो, इंडिविजुअल पर्सनल के रिस्पेक्ट में हो, तो वो अकाउंटेबिलिटी को डिटरमाइन करना बहुत ज़रूरी है और वो इंटीग्रल पार्ट है ऑर्गेनाइजेशन गवर्नेंस के लिए और साथ ही साथ इंटीग्रेशन के लिए। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, इस चीज़ को इंश्योर करना है थ्रू आपके मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, थ्रू आपके गवर्नेंस। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है इंटीग्रेटिंग। तो इंटीग्रेटिंग में जो बात है वो है डायनेमिक की बात है, इंटरेटिव की बात है और कस्टमाइजेशन की बात है। ठीक है, तो जब भी हम रिस्क मैनेजमेंट को इंटीग्रेट करने की बात कहते हैं तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए जो रिस्क मैनेजमेंट है वो एक डायनेमिक चीज़ है। ठीक है, डायनेमिक इसलिए है कि नंबर ऑफ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड डिपेंड करता है रिस्क, और साथ ही साथ जो उसका मैनेजमेंट है वो भी डिपेंड करता है, क्योंकि आपके कई तरह के रिसोर्स एक जगह पे
या फिर कंबाइंड मैनर में इंडिविजुअली या क्यूमुलेटिव मैनर में एसोसिएट होके किसी वर्क को एक्सिक्यूट करते हैं, तो रिस्क जो हो जाता है वो डायनेमिक हो जाता है, उसका मैनेजमेंट भी डायनेमिक हो जाता है। तो साथ ही साथ ये इंटरेटिव भी है, इसका भी ध्यान रखना चाहिए कि जो रिस्क मैनेजमेंट है डायनेमिक के साथ साथ इंटरेटिव है, कि मतलब आपको कॉन्टिन्यूस मैनर में देखना होता है रिस्क का मैनेजमेंट। तो ये दोनों चीज़ों को भी हमें इंश्योर करना है इंटीग्रेटिंग के रिस्पेक्ट में। जब हम इंटीग्रेशन करें रिस्क मैनेजमेंट का, तो ये डायनेमिक फैक्टर और इंटरेटिव जो प्रोसेसेस हैं उसके रिस्पेक्ट में हमारा होना चाहिए रिस्क मैनेजमेंट को। जब भी हम फ्रेम करें, फ्रेमवर्क को बनाएं, इस तरह का वो फ्रेमवर्क हो कि डायनेमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, इंटरेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से हम कस्टमाइज कर सकें हमारा जो रिस्क मैनेजमेंट है, जिससे कि जो भी नीड्स हैं ऑर्गेनाइजेशन की उसको फुलफिल किया जा सके, या फिर जो ऑब्जेक्टिव्स हमारे रिस्क मैनेजमेंट के रिस्पेक्ट में की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं उनको हम फुलफिल कर सके। तो ये हमें ध्यान रखना है इंटीग्रेशन के रिस्पेक्ट में। नेक्स्ट जो है हेडिंग, उसमें हम अनसेपरेटेड पार्ट की बात करते हैं। तो जो हमारा रिस्क मैनेजमेंट है वो एक अनसेपरेटेड पार्ट है, इस तरह से आपको देखना है, समझना है। ऑर्गेनाइजेशन के रिस्पेक्ट में वो ऑर्गेनाइजेशन की कोई भी एक्टिविटी हो, जैसे ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस की हम बात करें तो उसके लिए भी रिस्क मैनेजमेंट एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। गवर्नेंस की बात करेंगे तो उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। लीडरशिप की बात करेंगे तो वहाँ पे भी रिस्क मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट है। कमिटमेंट की बात करेंगे तो वहाँ पे भी रिस्क मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट है। स्ट्रेटेजी की बात करेंगे तो वहाँ पे भी इम्पॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव्स की बात करेंगे तो वहाँ पे भी इम्पॉर्टेंट है, और ऑपरेशन की बात करेंगे तो वहाँ पे भी इम्पॉर्टेंट है। तो किसी भी जगह पे किसी भी एक्टिविटी के रिस्पेक्ट में, किसी भी फंक्शन के रिस्पेक्ट में ऑर्गेनाइजेशन के, आप रिस्क मैनेजमेंट को सेपरेट नहीं कर सकते हैं, इसका आपको ध्यान रखना है। और किसी तरह से भी इसको अलग नहीं किया जा सकता है, ठीक है। और सबका इम्पॉर्टेंट एक फंडामेंटल पार्ट है जो रिस्क मैनेजमेंट है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है जब भी हम इंटीग्रेशन की बात करें, ठीक है। तभी जो इंटीग्रेशन है एज अ फ्रेमवर्क हम अच्छी तरीके से इस्टेब्लिश कर पाएंगे, जस्टिफाई कर पाएंगे, और जो हमारा इंटीग्रेशन है वो इस तरह का बन पाएगा जिससे हमारी जो ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन के रिस्पेक्ट में उसको हम अचीव कर सकें। तो ये हमारा इंटीग्रेशन की बात थी जो हमने अभी तक डिस्कस करी। इसके आगे हमारा डिज़ाइन क्लॉज है फ्रेमवर्क के अंदर। इसमें जो मैंने हेडिंग ली है वो है अंडरस्टैंडिंग द ऑर्गेनाइजेशन इन इट्स कॉन्टेक्स्ट। इसके अंदर सब हेडिंग ली है फ्रेमवर्क डिजाइनिंग। उसमें है एक्सटर्नल की ड्राइवर्स, ट्रेंड्स, इंटरेस्टेड पार्टी, कॉन्टेक्चुअल कॉम्प्लेक्सिटी। देन है इंटरनल फंडामेंटल्स। फिर है आर्टिकुलेटिंग रिस्क मैनेजमेंट कमिटमेंट, कॉन्टिन्यूअल कमिटमेंट। इसके अंदर है पर्पस, इंटीग्रेशन, reinforcing and leading, jobs accountability, resource availability, conflicting objectives, KPI, management, communication। तो यहाँ तक है मैंने लिया है अभी डिज़ाइन के अंदर। अब इनको डिस्कस करते हैं, और ये ध्यान में रखिएगा हम फ्रेमवर्क के अंदर बात कर रहे हैं डिज़ाइन को जो कि रिस्क मैनेजमेंट के रिस्पेक्ट में है, और हमने लीडरशिप एंड कमिटमेंट की बात कर ली है जो सेंटर में था। अब डिज़ाइन से रिलेटेड रिस्क मैनेजमेंट की डिज़ाइन कैसे होनी चाहिए, उसके लिए हमारे क्या क्या पैरामीटर्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, वो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो पहली जो चीज़ है कि हमें यहाँ पे अंडरस्टैंड करने की बात है ऑर्गेनाइजेशन को और उसके कॉन्टेक्स्ट को। तो उसमें जो पहली चीज़ आती है, पहली चीज़ जो यहाँ पे करनी है डिज़ाइनिंग के रिस्पेक्ट में फ्रेमवर्क को लेके, वो ये है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उसको एग्जामिन करना है कि, और अंडरस्टैंड करना है कि इंटरनल और एक्सटर्नल कॉन्टेक्स्ट क्या है उसकी ऑर्गेनाइजेशन के रिस्पेक्ट में। तो उसमें मैंने जैसे प्रीवियस क्लास में आपको
मैंने अपने ट्रेनिंग वीडियो का रेफरेंस दिया था, उसका आप हेल्प ले सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। एक्सटर्नल इंटरनल कॉन्टेक्स्ट की बात ये है कि क्या इश्यूज हैं, जो मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ, जो आपकी कंपनी के आपकी ऑर्गेनाइजेशन के जो भी ऑब्जेक्टिव आपने सेट किए हैं, उसको उस पे इफेक्ट डाल सकते हैं। आप उस ऑब्जेक्टिव को चेज करने में आप लैग कर सकते हो, ऑब्जेक्टिव्स आप नहीं अचीव कर पाओगे। तो इस तरह के जो भी इश्यूज हैं, वो एज अ कॉन्टेक्स्ट एक्सटर्नल या फिर इंटरनल आपको आइडेंटिफाई करने हैं, उसको अच्छी तरीके से समझ लेना है। और यहाँ पे उसकी हम बात कर रहे हैं, तो ये चीज़ें हैं। और इसके एडिशनली जो चीज़ें एग्जामिनेशन के रिस्पेक्ट में है, एक्सटर्नल कॉन्टेक्स्ट में क्या क्या चीज़ें हमने लेनी है, जिसको हम एग्जामिन करेंगे एज अ एक्सटर्नल कंटेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो उसके बारे में स्टैंडर्ड बताता है। तो उसमें सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल, लीगल, रेगुलेटरी, फाइनेंशियल, टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिक, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं। इनको आपको अंडरस्टैंड करना है, एग्जामिन करना है विथ रिस्पेक्ट टू योर ऑर्गेनाइजेशन एंड कंपनी। ठीक है, जिस जिससे कि आप एक बेटर डिज़ाइन कर सको फ्रेमवर्क की बात जो कर रहे हैं रिस्क मैनेजमेंट के रिस्पेक्ट में, उस चीज़ को। और साथ ही साथ ये जो मैंने फैक्टर्स बताए, वो इंटरनेशनल हो सकते हैं, नेशनल हो सकते हैं, रीजनल हो सकते हैं, लोकल हो सकते हैं। तो इसका भी आपको ध्यान में रखना है, इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। सेकंड जो बात आती है एक्सटर्नल कॉन्टेक्स्ट के रिस्पेक्ट में, जो चीज़ें एग्जामिन करनी है, उसमें स्टैंडर्ड की ड्राइवर्स और ट्रेंड्स की बात करता है, जो ऑब्जेक्टिव के ऊपर ऑर्गेनाइजेशन के इफेक्ट डाल सकती हैं। ठीक है, उसमें हमारी नॉर्मली प्रोसेसेस होती हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं, उनसे रिलेटेड रिसोर्सेज हो सकते हैं, कंपिटेंसी हो सकती है, नॉलेज हो सकती है, एक्सटर्नल कोई नॉलेज हो सकती है, इंटरनल नॉलेज हो सकती है, ऑर्गेनाइजेशन नॉलेज आप कह सकते हो। तो इस तरह की जो भी चीज़ें हैं, जो भी आप सेग्रीगेट करके आइडेंटिफाई कर सकते हो एज अ ड्राइवर, एज अ ट्रेंड, जो कि आपके ऑब्जेक्टिव के ऊपर असर डाल सकती है, उसको आपको कंसीडर करना है एज अ एक्सटर्नल कॉन्टेक्स्ट और एग्जामिन करना है विथ रिस्पेक्ट टू द फ्रेमवर्क ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। थर्ड जो बात आती है, उसमें एक्सटर्नल स्टेक होल्डर की बात कहता है स्टैंडर्ड, कि जो एक्सटर्नल स्टेक होल्डर है या फिर इंटरेस्टेड पार्टी है, उसके साथ आपका रिलेशनशिप, उस परसेप्शंस, वैल्यूज, नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन को अच्छी तरीके से समझ लेना है, और एक डिसीजन मेकिंग करनी है, एग्जामिनेशन करना है कि जो इंटरेस्टेड पार्टी की आपके ऊपर आपकी डिपेंडेंसी है, जो कि एक्सटर्नल है, वो कहीं इस तरह का ना हो कि जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उसके ऊपर इफेक्ट आए। तो आपको स्टेक होल्डर को एज अ इंटरेस्टेड पार्टीज रख के उसकी वैल्यूज, उस इंटरेस्टेड पार्टीज की, उसके साथ रिलेशनशिप, उसका उसके साथ उसका परसेप्शन, नीड्स और एक्सपेक्टेशन को अच्छे से शॉर्ट आउट कर लेना है, फाइंड आउट कर लेना है, एग्जामिन कर लेना है, और एज अ एक्सटर्नल कॉन्टेक्स्ट इसको एसोसिएट करना है जब भी हम फ्रेमवर्क डेवलप करें, डिज़ाइन करें रिस्क मैनेजमेंट को लेके। तो हमारा ये थर्ड पॉइंट था। फोर्थ पॉइंट में बात आती है कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप एंड कमिटमेंट की बात होती है, कि कोई भी चीज़ आपके ऑब्जेक्टिव्स जिस पे ऑर्गेनाइजेशन का डिपेंड करता है, वो कॉन्ट्रेक्चुअल मैनर में है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि उसमें रिलेशनशिप और जो कमिटमेंट है वो कैसे मेंटेन हो, और इसको आप एग्जामिन कैसे कर सकते हो, उसको इवेल्युएट कैसे कर सकते हो, जिसकी जिसकी वजह से फर्दर आपको अपने ऑब्जेक्टिव्स में किसी तरह का डेविएशंस ना देखने को मिले। तो इस चीज़ को आपको अच्छी तरीके से डिटेल मैनर रिव्यू करना है। ठीक है, तो ये पर्टिकुलरली यहाँ पे
स्पेसिफिकली एक्सटर्नल स्टेक होल्डर की बात स्टैंडर्ड की थर्ड पॉइंट में, और साथ ही साथ यहाँ फोर्थ पॉइंट में कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप की बात कह रहा है। अदर मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड में ये चीज़ें कंबाइन करके वर्ड यूज़ करता है एज इंटरेस्टेड पार्टीज एक्सटर्नल, लेकिन यहाँ पे दो चीज़ें अलग अलग बात किया है स्टैंडर्ड ने ISO 31000 में। तो ये पर्टिकुलरली हम पे हम रिस्क मैनेजमेंट गाइडलाइंस की बात कर रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है समझना। ठीक है, तो जो इंटरेस्टेड पार्टी एक्सटर्नल होती हैं या फिर स्टेक होल्डर्स होते हैं, वो एक लॉन्ग टर्म के लिए हम उनको अपने सिस्टम में एज अ इंटरेस्टेड पार्टीज डेवलप करते हैं, या फिर अपने यहाँ थ्रू सम एग्रीमेंट हम मेंटेन करते हैं। लेकिन कुछ कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप भी होते हैं जो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए हम यूज़ करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशंस के वर्क डिलीवरी के लिए। तो उस केस में यहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप की बात कह रहा है स्टैंडर्ड। तो उनके साथ उन कॉन्ट्रैक्टर के साथ रिलेशनशिप और जो भी कमिटमेंट है वर्क को लेके, उन चीज़ों को अच्छे तरीके से आपको एग्जामिन करना है, जिससे आपके जो ऑब्जेक्टिव हैं ऑर्गेनाइजेशन के वो हैम्पर ना हो। ठीक है, तो ये हमारा फोर्थ एक्सटर्नल कॉन्टेक्स्ट का पॉइंट है जो ISO 31000 हमें बोलता है। जो लास्ट बात है एक्सटर्नल कॉन्टेक्स्ट के रिस्पेक्ट में, वो है कॉम्प्लेक्सिटी की बात कहता है। ठीक है, तो जो हमारा ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है वो किस तरह का है। ठीक है, वो एक बहुत बड़ा नेटवर्क हो सकता है, नंबर ऑफ डिपेंडेंसीज हो सकती हैं। तो उसकी जो ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी है उसको हमें एग्जामिन करना है कि उतने उतनी सारी डिपेंडेंसीज के साथ, उतने कॉम्प्लेक्स नेटवर्क के साथ हमारा जो ऑब्जेक्टिव है उसको हम फुलफिल कर सकें ऑर्गेनाइजेशन का, और उसमें किसी तरह का लैक या फिर डेविएशन हमें देखने को ना मिले। तो ये हमारा लास्ट एक्सटर्नल कॉन्टेक्स्ट का पॉइंट है विद रिस्पेक्ट टू डिजाइन ऑफ फ्रेमवर्क ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, तो यहाँ तक आपको आइडिया लग गया होगा। इस साथ ही साथ अब नेक्स्ट जो बात आती है वो इंटरनल कॉन्टेक्स्ट की बात होती है कि उसमें स्टैंडर्ड एग्जामिन करने के लिए कहता है ऑर्गेनाइजेशन को इंटरनल कॉन्टेक्स्ट को, और साथ ही साथ इंटरनल कॉन्टेक्स्ट में क्या क्या चीज़ें ली जा सकती हैं उसके बारे में बताता है। और ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे स्टैंडर्ड एक वर्ड यूज़ करता है इज़ नॉट लिमिटेड टू। तो जो भी मैंने एक्सटर्नल कॉन्टेक्स्ट की पॉइंट्स बताए वो वहाँ तक लिमिटेड नहीं है। स्टैंडर्ड ने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, कुछ बेस्ड ओवर योर ऑर्गेनाइजेशन नॉलेज, बेस्ड ओवर योर एक्सपर्टाइज इन द फील्ड, वो नंबर ऑफ न्यू एक्सटर्नल कॉन्टेक्स्ट निकल के आ सकते हैं और न्यू इंटरनल कॉन्टेक्स्ट निकल के आ सकते हैं। तो उसके लिए हमेशा ओपन रहिए आप, उसके हिसाब से माइंडसेट आपका होना चाहिए। यहाँ पे पर्टिकुलरली मैं स्टैंडर्ड के जो पॉइंट्स हैं उसको ब्रीफ कर रहा हूँ, उसको डिटेल आपको बता रहा हूँ और उसको डिस्क्राइब कर रहा हूँ इन डिटेल। तो इंटरनल कॉन्टेक्स्ट जो हमें एग्जामिन करने हैं ऑर्गेनाइजेशन के रिस्पेक्ट में, वो क्या क्या है। उसमें पहला जो एग्जाम्पल स्टैंडर्ड देता है वो है मिशन, विजन और वैल्यूज़ का। ठीक है, तो मिशन, विजन और जो वैल्यूज़ हैं वो क्लियर होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के रिस्पेक्ट में। एज एक दूसरे के कंसिस्टेंट होना चाहिए जब भी हम विजन डेवलप करें, या फिर सेकंड स्टेप में हम मिशन डेवलप करें, या फिर थर्ड स्टेप में वैल्यू डिस्कस डेवलप करें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो वो कंसिस्टेंट हो, ये ध्यान में रखना है। कंट्राडिक्टरी नहीं होना चाहिए एक दूसरे से ये। ठीक है, इन डिटेल आपको समझना है मिशन, विजन और वैल्यू को। तो मेरा ISO 9004 का एक ट्रेनिंग वीडियो है इस यूट्यूब चैनल के ऊपर, वहाँ पे आपको एक अच्छी डिफिनीशन आपको मिशन, विजन और वैल्यू की मिल जाती है। और एक जो कंट्राडिक्शन है आप उसको रिमूव कर सकते हो। यहाँ पर्टिकुलरली मैं ये बताता हूँ कि कंट्राडिक्टरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सबसे पहले आप विजन डेवलप करते हो ऑर्गेनाइजेशन का, फिर मिशन डेवलप करते हो, फिर वैल्यूज डेवलप करते हो। ठीक है, या स्टेटमेंट देते हो इन तीनों के ऊपर अलग अलग।
तो आपको ये ध्यान में रखना है कि एक दूसरे से वो रिलेट करें, कंसिस्टेंट हो एक दूसरे के, साथ ही साथ कंट्राडिक्टरी ना हो। ये चीज़ें इंश्योर करनी है एज अ इंटरनल कॉन्टेक्स्ट और एग्जामिन करना है इनको। सेकंड जो बात आती है इंटरनल कॉन्टेक्स्ट के अंदर, वो है गवर्नेंस की बात, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात, रोल एंड अकाउंटेबिलिटी की बात। ठीक है, तो गवर्नेंस की मैंने बात करी कि जो गवर्नेंस है उसको आपको एग्जामिन करना है। वो एक हेल्दी गवर्नेंस होना चाहिए। ठीक है, उसमें आप हेल्प ले सकते हो ISO 45001 का, ऐसे 8000 का स्टैंडर्ड्स का, जिससे आप एक हेल्दी गवर्नेंस मेंटेन कर सको। ठीक है, साथ ही साथ ISO 9004 का हेल्प ले सकते हो गवर्नेंस के रिस्पेक्ट में, जिससे आपका गवर्नेंस जो है वो हेल्दी टूवर्ड्स द आपके एम्प्लॉयज भी हो और टूवर्ड्स योर ऑर्गेनाइजेशन भी हो। तो गवर्नेंस इस तरह का डेवलप करना है, उसको एग्जामिन करना है, डेवलप बनाना है, और जिससे कि हमारा जो डिज़ाइन है फ्रेमवर्क को लेके रिस्क मैनेजमेंट का, वो बेटर हो सके। साथ ही साथ यही सेम स्टैंडर्ड जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है उसको भी अच्छा डेवलप करने में हेल्प करते हैं, और जो रोल एंड अकाउंटेबिलिटी है उसको भी डेवलप करने में एक अच्छा आपको हेल्प करते हैं। तो इन स्टैंडर्ड्स का यूज़ करके जो गवर्नेंस है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है और रोल्स एंड अकाउंटेबिलिटी है, उसको आप बेटर बना सकते हो, और उसको एग्जामिन फॉर्म में आप एक जस्टिफाई कर सकते हो कि हमने इसको अच्छी तरीके से रिव्यू किया है और उसके बाद डेवलप किया है एज अ इंटरनल कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट जो बात आती है उसमें इंटरनल कॉन्टेक्स्ट में बात है स्ट्रेटजी, ऑब्जेक्टिव एंड पॉलिसीज की। ठीक है, तो जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए वो बेसिकली एक तरह से स्ट्रेटजी होते हैं विजन को अचीव करने का, मिशन को अचीव करने का, जो हमने डेवलप किए हैं। तो ये जो ऑब्जेक्टिव्स हों वो भी कंसिस्टेंट होनी चाहिए, जो भी आपने विजन डेवलप किया है, मिशन डेवलप किया है उसके रिस्पेक्ट में, और स्ट्रेटजाइज होनी चाहिए विजन और मिशन के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्टिव्स। इसको हमें ध्यान रखना है, इसको टॉप मैनेजमेंट को एग्जामिन कर लेना है, और साथ ही साथ कहीं पे कंट्राडिक्ट ना करें ऑब्जेक्टिव्स, या फिर कोई चीज़ ऐसी ना हो कि जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स के थ्रू रिफ्लेक्ट ना हो रही हो, और हमें एज अ कंपनी विजन, एज अ ऑर्गेनाइजेशन विजन या मिशन हमें फुलफिल करनी है। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है ऑब्जेक्टिव में आते वक्त, जब हम स्ट्रेटजाइज कर रहे हैं अपने मिशन और विजन को ऑर्गेनाइजेशन के। और नेक्स्ट जो बात आती है पॉलिसी की, तो जब हमारे ऑब्जेक्टिव्स डेवलप हो जाते हैं कंपनी के अंदर, तो यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि आप विजन डेवलप करते हो, फिर मिशन डेवलप करते हो, फिर वैल्यूज डेवलप करते हो, उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव डेवलप करते हो एक स्ट्रेटेजिक मैनर में, और जो ऑब्जेक्टिव के नेक्स्ट जो डेवलप करते हो चीज़ें वो होती हैं पॉलिसीज। ठीक है, तो जो पॉलिसीज होनी चाहिए वो भी कंसिस्टेंट होनी चाहिए एज अ इंटरनल कॉन्टेक्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव और पॉलिसीज के अंदर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो ये जब एक आप अच्छा मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप करोगे, जैसे कि मैं बताते चला आ रहा हूँ 9001 ISO का एक जेनरिक मैनर में क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की बात वहाँ पे होती है। तो जब आप डेवलप करते हो तो ये कंसिस्टेंसी आपके यहाँ मेंटेन होती है। आपको एज अ इंटरनल कॉन्टेक्स्ट इन सब चीज़ों पे आपको एक कॉन्फिडेंस मिलता है, आप एक इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग कर पाते हो कि हाँ, जो हमारे एक्सटर्नल कॉन्टेक्स्ट है या फिर इंटरनल कॉन्टेक्स्ट है उनको हम अच्छी तरीके से एग्जामिन कर चुके हैं और चीज़ें डेवलप किया है हमने विद रिस्पेक्ट टू रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क डिज़ाइन। ठीक है, तो ये हमारी थर्ड पॉइंट था हमारा इंटरनल कॉन्टेक्स्ट के रिस्पेक्ट में। फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं, उसमें ऑर्गेनाइजेशन कल्चर की बात होती है। ठीक है, एज ए इंटरनल कॉन्टेक्स्ट, तो अगेन यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के रिस्पेक्ट में चीज़ों को आपको साउंड बनाने के लिए, हेल्दी बनाने के लिए, ठीक है, और
नॉलेज शेयरिंग बेसिस में, एक कॉम्पिटेंट बनाने के लिए, अवेयर बनाने के लिए, जो चीज़ें हमें यूज़ करना है वो स्टैंडर्डाइज फॉर्म में। आपको जो स्टैंडर्ड्स हैं 9001, 14001, 45001, ऐसे 8000, 27001, इन स्टैंडर्ड्स का यूज़ कर सकते हो, जिससे एक ओवरऑल जो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर है वो आप एक साउंड बना सको। क्योंकि नंबर ऑफ डिफरेंट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जब फॉलो करते हो तभी ये आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो पाएगा कि जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर है वो सही है। ठीक है, क्योंकि आप अगर रैंडमली चीज़ों को एक सिंगल पॉइंट की तरफ से देखोगे तो ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है कल्चर ऑर्गेनाइजेशन का। उसमें बहुत बड़ा एक लिटरेचर है जिसको आपको देखना पड़ेगा, रिव्यू करना पड़ेगा। तो उसके लिए इजी वे यही है कि आप डिफरेंट स्टैंडर्ड्स को फॉलो करो जो मैंने बताए, और उनका जो कंप्लीट मैट्रिक्स है उसको इवेलुएट करो, अपने यहाँ इम्प्लीमेंट करो इन चीज़ों को लेके, जिससे आप एक कॉन्फिडेंट मैनर में, इन्फॉर्म्ड मैनर में डिसीजन मेकिंग कर पाओ रिस्क मैनेजमेंट को लेके। और जो आपके डिज़ाइन है फ्रेमवर्क का, रिस्क मैनेजमेंट का, वो आप उसके लिए कॉन्फिडेंस हो सको, इंश्योर हो सको, और फर्दर जो रिस्क मैनेजमेंट है उसको डिलीवर और एक्सिक्यूट कर सको। ठीक है, तो ये चीज़ें थी ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के रिस्पेक्ट में। ये हमारा फोर्थ पॉइंट था। फिफ्थ पॉइंट में स्टैंडर्ड इंटरनल कॉन्टेक्स्ट के रिस्पेक्ट में बोलता है स्टैंडर्ड्स, गाइडलाइंस एंड मॉडल्स अडॉप्टेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड खुद ही स्टैंडर्ड्स के बारे में बात करता है, गाइडलाइंस के बारे में बात करता है, मॉडल्स के बारे में बात करता है जो ऑर्गेनाइजेशन को अडॉप्ट करनी चाहिए। तो उसके लिए मैंने एग्जांपल आपको दिए जो स्टैंडर्ड्स आपको इस्टेब्लिश करने चाहिए। ठीक है, अपने जब भी आप मिशन विजन की बात करो, वैल्यूज़ की बात करो, ऑब्जेक्टिव्स की बात करो, गवर्नेंस की बात करो, स्ट्रक्चर की बात करो, रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करेंगे आप, कल्चर की बात करेंगे, तो ये सारे स्टैंडर्ड्स आपको हेल्प करते हैं इन सारी चीज़ों में जो चीज़ें मैंने बताई। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको इंटरनल कॉन्टेस्ट के रिस्पेक्ट में चीज़ें करनी है। नेक्स्ट जो बात आती है वो है इंटरनल कॉन्टेस्ट की, वो है कैपेबिलिटीज़ की बात करता है। तो कैपेबिलिटीज़ के रिस्पेक्ट में बेसिकली रिसोर्सेज को देखा जाता है, नॉलेज को देखा जाता है, कि जब भी कोई वर्क को आप डिलीवर करते हो, आप प्रोसेस करते हो, एक्सिक्यूट करते हो, तो आप रिसोर्सेज की नीड होती है, नॉलेज की नीड होती है, और एज अ सपोर्ट काम करते हैं आपके लिए with respect to capability to do something as an organization। तो ये रिसोर्सेस का भी आप जब स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हो आप, तो आपको वहाँ पे भी हेल्प मिलती है एज अ कैपेबिलिटी डेवलपमेंट के लिए। और वहाँ पे क्लियर हो बात हो कि क्या रिसोर्सेज की हमें नीड है, नॉलेज की नीड क्या है, जो कि कैपिटल हो सकता है, टाइम हो सकता है, पीपल हो सकता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो सकती है, प्रोसेस सिस्टम हो सकते हैं, टेक्नोलॉजी हो सकती है। तो वहाँ पे आप इन चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकते हो जब स्टैंडर्ड को आप फॉलो करते हो, और एक प्रॉपर डिसीजन मेकिंग कर पाते हो विथ रिस्पेक्ट टू कैपेबिलिटी एज अ इंटरनल कॉन्टेक्स्ट। तो ये बात थी। इसके आगे नेक्स्ट चलते हैं। इसमें बात है डेटा की, डेटा और इंफॉर्मेशन की, कि डेटा और इंफॉर्मेशन को किस तरह से यूज़ करना है एज अ इंटरनल कॉन्टेक्स्ट। तो ये बेसिकली 9001 का ही एग्जांपल मैं यहाँ फिर से दूंगा। उसमें कम्युनिकेशन क्लॉज है, कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है, और एक बात फिर से मैं रिमाइंड कर दूं, 9001 मैं जेनरिक स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूँ एज अ मैनेजमेंट सिस्टम, एज अ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि सारी तरह की इंडस्ट्री पर अप्लाई होती है। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे उसका रेफरेंस ले रहा हूँ। आप कोई स्पेसिफिक इंडस्ट्री से हो तो डिफरेंट स्टैंडर्ड्स आपके ऊपर अप्लाई हो सकते हैं, जो कि 9001 का ही एक इंटीग्रेटेड फॉर्म हो, जैसे कि 22000 है, या फिर 16949 है IATF का, ES9100 है,
ठीक है, या फिर 27001 है। डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं, लेकिन हम यहाँ पे 9001 का एग्जांपल्स ले रहे हैं क्योंकि वो जेनरिक स्टैंडर्ड्स हैं। तो 9001 का ही जब आप स्टैंडर्डाइज फॉर्म में बात करेंगे तो वहाँ कम्युनिकेशन की एक पर्टिकुलर सब क्लॉज है जिसके अंदर जो भी डेटा है, इंफॉर्मेशन है, उनको कैसे मैनेज करना है, उसका फ्लो कैसे होगा, उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन दी है। तो इस चीज़ को भी आपको एग्जामिन करना है एज इंटरनल कॉन्टेक्स्ट जब भी आप फ्रेमवर्क डिज़ाइन की बात करें रिस्क मैनेजमेंट की। नेक्स्ट जो बात आती है वो है रिलेशनशिप की। जो भी इंटरनल स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ आपको रिलेशनशिप मेंटेन करनी है, उस रिलेशनशिप को एग्जामिन करना है। इंटरनल स्टेक होल्डर्स जो आपके पर्सनल हैं, इंटरनल इंटरेस्टेड पार्टी हैं, उन्हीं की बात यहाँ पे हो रही है। तो उनके साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप आपको मेंटेन करना है जिसमें उनका पर्सपेक्टिव को हमें ध्यान में रखना है, वैल्यूज़ उनकी क्या हैं उसको हमें ध्यान में रखना है, और हमें उस चीज़ को एग्जामिन करना है कि जो उनके उनके परसेप्शंस हैं वो क्लियर रहें कंपनी के लिए, और उनके जो वैल्यूज़ हैं वो कहीं अ, इस तरह का ना हो, जो वैल्यूज़ हैं उसको हमने एज ऑर्गेनाइजेशन हम अच्छी तरीके से फुलफिल करें। और ये बहुत ज़रूरी चीज़ है जब हम गवर्नेंस के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, तो बहुत इम्पॉर्टेंट एक पिलर है ये, जो इंटरेस्टेड पार्टी है इंटरनल या इंटरनल स्टेक होल्डर हैं या फिर पर्सनल हैं, क्योंकि जो गवर्नेंस है उसका एग्जीक्यूशन मैनेजमेंट स्ट्रक्चर की हमने बात करी, उसके बहुत इंपॉर्टेंट पिलर हैं ये। तो उनका परसेप्शन और वैल्यू क्लियर होना ऑर्गेनाइजेशन के लेके, और उस चीज़ को हमें अच्छी तरीके से हमने अकाउंट कर लिया हो, एग्जामिन कर लिया हो और उनको जस्टिफाई कर दिया हो, वो उस चीज़ से वो हैप्पी रहें। ठीक है, एक हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन हो ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉय के बीच में। तो इस चीज़ को अच्छी तरीके से एग्जामिन करना है एज ए इंटरनल कॉन्टेक्स्ट और डिज़ाइन करना है फ्रेमवर्क को रिस्क मैनेजमेंट के। नेक्स्ट जो बात आती है वो है कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप एंड कमिटमेंट्स के ऊपर। तो जैसे हमने एक्सटर्नल कॉन्टेक्स्ट में बात की थी कि एक्सटर्नल इंटरेस्टेड पार्टीज के अलावा कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप में वहाँ पे बात की थी। तो इंटरनल कुछ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंटरनल कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज हो सकते हैं, तो उनके साथ भी रिलेशनशिप अच्छे तरीके से मेंटेन हो, उनकी कमिटमेंट्स को हम इंश्योर कर सकें और जस्टिफाई कर सकें, इस चीज़ को भी एग्जामिन कर लेना है इन द डिज़ाइन ऑफ फ्रेमवर्क। साथ ही साथ जो लास्ट पॉइंट है इंटरनल कॉन्टेक्स्ट को लेके ऑर्गेनाइजेशन के, उसमें है इंटरडिपेंडेंसीज एंड इंटरकनेक्शंस। तो जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल कॉन्टेक्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें हमें ध्यान रखना है कि जो इंटरडिपेंडेंसीज हैं उनका, वो चाहे आपके एम्प्लॉयज़ का इंटरडिपेंडेंसीज हो, प्रोसेसेस का इंटरडिपेंडेंसीज हो, या फिर इंटरकनेक्शंस हो उनके एम्प्लॉयज़ के मैनेजमेंट स्ट्रक्चर के अंदर या फिर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर। तो जो इंटरडिपेंडेंसीज हैं और इस तरह के इंटरकनेक्शंस हैं उसको हमें अच्छे तरीके से एग्जामिन कर लेना है कि जो भी वैल्यू का मूवमेंट है वो किसी तरह की वैल्यू हो जो कि लास्टली एज अ काउंट होती है ऑर्गेनाइजेशन के लिए वैल्यू, वो अच्छी तरीके से एक फ्लॉलेस मैनर में मूव कर सकती है। जब भी कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंसीज हैं, इंटरकनेक्शन है, उस सिनेरियो में भी इस चीज़ का आपके पास क्लियर एक एग्जामिनेशन होना चाहिए एज ए इंटरनल कॉन्टेक्स्ट, और इसके बेसिस पे ही आपको अपना डिज़ाइन जो रिस्क मैनेजमेंट का है फ्रेमवर्क का उसको करना है। तो ये हमारा लास्ट पॉइंट था इंटरनल कॉन्टेक्स्ट के रिस्पेक्ट में, जो कि मैंने फंडामेंटल के उसमें यहाँ पे आप विजिबल है स्लाइड में, इंटरनल में मैंने फंडामेंटल दिया है
जो इसलिए फंडामेंटल दिया है क्योंकि ये क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की जैसे मैंने बात करी, जब भी आपके पास एक मैनेजमेंट सिस्टम होता है उसके बाद ही आप ISO 31001 और 31000 इस्टेब्लिश कर सकते हो। जैसे कि स्टैंडर्ड में भी 31000 में भी स्टैंडर्ड वर्ड यूज़ कर रहा है कि स्टैंडर्ड फॉलो करने के लिए, इसीलिए मैंने यहाँ फंडामेंटल यूज़ किया है कि बेसिक्स है ये होने चाहिए, तभी आप ISO 31000 इस्टेब्लिश कर पाते हो। और इसके साथ ही मैंने इन डिटेल जो चीज़ें हैं इंटरनल कॉन्टेक्स्ट के रिस्पेक्ट में वो आपको मैंने ब्रीफ करी। ठीक है, नेक्स्ट सब क्लॉज पे चलते हैं जिसकी हमने बात की थी, आर्टिकुलेटिंग रिस्क मैनेजमेंट कमिटमेंट की। ये सेकंड सब क्लॉज है डिज़ाइन के अंदर। इसका ध्यान रखिएगा कि अभी हम डिज़ाइन पे ही चल रहे हैं। ठीक है, नंबर ऑफ सब क्लॉजेज हैं डिज़ाइन के अंदर। तो बेसिकली आर्टिकुलेटिंग का मतलब ये है, पहले वर्ड मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टैंडर्ड जब भी हम रिफर करते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं उसकी, तो यहाँ पे एक्सप्रेस करने की बात है कि हम एक्सप्रेस कैसे करेंगे जो रिस्क मैनेजमेंट है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसके कमिटमेंट को। तो उससे रिलेटेड चीज़ों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जो स्टैंडर्ड में बताई गई हैं ISO 31000 के अंदर, उन उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे ज़रूरी यहाँ पे पहली चीज़ है कि स्टैंडर्ड कहता है कि एक कॉन्टिन्यूअल कमिटमेंट के मैनर्स में ऑर्गेनाइजेशन को एक रिस्क मैनेजमेंट की पॉलिसी या फिर स्टेटमेंट बनानी चाहिए, जिसके थ्रू हम आर्टिकुलेट कर सकें, डिमॉन्स्ट्रेट कर सकें कि हम कैसे, हमारी जो माइंडसेट है, पॉइंट ऑफ व्यू है, हमारी जो एक ऑब्जेक्टिव है रिस्क मैनेजमेंट को लेके वो क्या है, और जस्टिफाई कर सकें जो भी हमारे साथ इंटरेस्टेड पार्टीज इन्वॉल्व हैं किसी भी तरह के, उनको रिस्क मैनेजमेंट हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है उस, और हम हमारी ऑर्गेनाइजेशन कितनी कमिटेड है रिस्क मैनेजमेंट को लेके। ठीक है, तो इस तरह की पॉलिसी, इस तरह का स्टेटमेंट क्लियरली हमें कन्वे करना है थ्रू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विथ रिस्पेक्ट टू रिस्क मैनेजमेंट। और इसमें साथ साथ हमें क्या चीज़ें इंक्लूड करनी हैं जो कि उसके बारे में स्टैंडर्ड बताता है, जो कि हम पॉलिसी या फिर स्टेटमेंट देने वाले हैं एज अ आर्टिकुलेटिंग थिंग विथ रिस्पेक्ट टू रिस्क मैनेजमेंट इन द कॉन्टिन्यूअल कमिटमेंट मैनर। तो उसमें जो पहली चीज़ है कि पर्पस क्या है ऑर्गेनाइजेशन का रिस्क को मैनेज करने के लिए, और किस तरह से वो लिंक है ऑब्जेक्टिव जो है ऑर्गेनाइजेशन के या फिर अदर पॉलिसीज जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है उनके साथ उसका रिलेशनशिप क्या है रिस्क मैनेजमेंट का। तो इस पर्पस को क्लियरली हमें स्टेट करना है, जो भी हम पॉलिसी डेवलप कर रहे हैं रिस्क मैनेजमेंट के रिस्पेक्ट में, या डिक्लेयर कर रहे हैं या कन्वे कर रहे हैं अपने इंटरेस्टेड पार्टीज के अंदर ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। तो ये हमारा पहला पर्पस है। तो हमने जैसे अभी तक बात करी, जिसमें हमने ऑब्जेक्टिव्स की बात करी, पॉलिसीज़ की बात करी, कॉन्टेक्स्ट की बात करी, तो आप समझ गए होंगे किस तरह से क्या इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंस है, क्या पर्पस है रिस्क मैनेजमेंट का इस्टेब्लिशमेंट का एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो उसे बस हमें स्टेटमेंट के थ्रू डिमॉन्स्ट्रेट करना है और एज अ पॉलिसी इस्टेब्लिश करके कन्वे करना है। सेकंड बात जो हमें पॉलिसी के अंदर या स्टेटमेंट के अंदर रिस्क मैनेजमेंट के रखनी है वो है कैसे हम रेनफोर्स करेंगे या फिर इंटीग्रेट करेंगे रिस्क मैनेजमेंट को जो भी ओवरऑल कल्चर है ऑर्गेनाइजेशन उसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यहाँ ये है कि यहाँ पे कल्चर की बात हो रही है। ठीक है, तो जब कल्चर की बात होती है तो मतलब एक बिहेवियर, एक वर्क, वे ऑफ वर्क ही डेवलप हो जाता है जब हम रिस्क मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देखते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब वर्क करते हैं तो इस स्टेटमेंट और पॉलिसी के थ्रू हमें जो भी रिस्क मैनेजमेंट की चीज़ें हैं वो हमें इंटीग्रेट करनी है, रेनफोर्स करनी है। ठीक है तो ये चीज़ें हैं। सेकंड जो बात है, थर्ड जो बात है, सेकंड बात हमने बात की
सेकंड पॉइंट में एक चीज और है, अम, यहाँ पे रेनफोर्स करने की बात कह रहा है जो इंटीग्रेशन है उसको, ठीक है, कल्चर के अंदर, ठीक है। तो हमें कुछ इस तरह का रेनफोर्सिंग की जब बात होती है तो आप रेनफोर्स्ड कंक्रीट होते हैं जिसको बोलते हैं आरसीसी नॉर्मल इंजीनियरिंग लैंग्वेज में, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। तो उसमें हम डिफरेंट मटेरियल यूज करते हैं जिससे कि हम इंटीग्रेट कर सकते हैं स्ट्रेंथ को, उसकी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करते हैं और डिफरेंट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज इम्प्रूव करते हैं। तो उसी तरह से हमें कोशिश करनी है जो भी हम पॉलिसीज डेवलप करें रिस्क मैनेजमेंट के रिस्पेक्ट में, उससे एक रिन्फोर्स मैनर में जो इंटीग्रेशन है रिस्क मैनेजमेंट का वो हो सके, जिससे कि जो ओवरऑल कल्चर है उसमें हमें वो इंटीग्रेशन रिफ्लेक्ट करता हुए मिले, ठीक है। तो ये चीज है सेकंड पॉइंट के अंदर। थर्ड पॉइंट पे चलते हैं, उसमें बात आती है जो हम पॉलिसी के थ्रू हमारा हमें इंक्लूड करना है या फिर हमें जो डिमॉन्स्ट्रेट करना चाहिए उसमें लीड करने की बात है। जो इंटीग्रेशन है रिस्क मैनेजमेंट का वो कोर कोर बिजनेस एक्टिविटी और डिसीजन मेकिंग में एक लीडिंग फॉर्म में हो, ठीक है। कि हम एक जो वेटेज है रिस्क मैनेजमेंट का, जो भी हमारी बिजनेस एक्टिविटी हैं, मतलब वो प्रोसेसेस हो सकती हैं, एक्टिविटीज हो सकती हैं, फंक्शंस हो सकते हैं, और उनसे रिलेटेड जो डिसीजन मेकिंग में है, तो उस पे हम एक टॉप मोस्ट पोजीशन पे रिस्क मैनेजमेंट को रखें, चीज़ों को कंपेयर करने के लिए, इवेलुएट करने के लिए। ये चीज़ भी एज अ लीडिंग फॉर्म हमारे जो स्टेटमेंट और पॉलिसी हम डिमॉन्स्ट्रेशन के फॉर्म में रिस्क मैनेजमेंट को लेकर डेवलप कर रहे हैं उसमें रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। तो ये हमारा थर्ड पॉइंट था। फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं। इसमें अथॉरिटीज रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी की बात होती है कि हमारा जो पॉलिसी हम रिस्क मैनेजमेंट को के लिए हम बना रहे हैं, ठीक है, जिससे हम डिमॉन्स्ट्रेट कर सकें जो भी मैनेजमेंट की कमिटमेंट है रिस्क मैनेजमेंट को लेके, उसमें हम जो अथॉरिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अकाउंटेबिलिटी है, उससे रिलेटेड जो ऑब्लिगेशंस हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, उसको मेंशन करें, ठीक है। उसकी इम्पोर्टेंस उसमें होनी चाहिए जिससे वो इम्पोर्टेंस समझ सके जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज इन्वॉल्व हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है। किसी तरह का उनके अंदर डाउट ना रहे किसी चीज़ को लेके, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग, एक अच्छी अवेयरनेस उस स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद, उस पॉलिसी को पढ़ने के बाद रिस्क मैनेजमेंट के उनके अंदर क्लियर हो सके। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है रिसोर्स अवेलेबिलिटी की। तो जो हम पॉलिसी डेवलप करें रिस्क मैनेजमेंट को लेके, उससे हमें क्लैरिटी हमें देना है इंटरेस्टेड पार्टीज को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि जो भी रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड रिसोर्सेज की नीड है, नेसेसरी जो रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है वो ऑर्गेनाइजेशन आपको प्रोवाइड करेगी, ठीक है। तो ये एक चीज़ रिफ्लेक्ट होनी चाहिए पॉलिसी स्टेटमेंट के अंदर रिस्क मैनेजमेंट के लिए। नेक्स्ट जो बात आती है वो है कॉन्फ्लिक्टिंग ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले इसका मतलब समझ लीजिए। तो किसी तरह की प्रोसेस से उस प्रोसेस के ऑब्जेक्टिव ऐसे निकल के आ रही है जो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स के रिस्पेक्ट में कन्फ्लिक्ट कर रही हैं, या कुछ इस तरह की एक्टिविटीज हैं, फंक्शंस हैं जिनके जो इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स, रिस्पेक्टिव ऑब्जेक्टिव्स ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स से कन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, या किसी इंडिविजुअल इंटरेस्टेड पार्टी का कोई ऑब्जेक्टिव है वो कन्फ्लिक्ट कर रहा है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स में। तो उस केस में किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन उनको डील करेगा उस सिनेरियो को, उसमें क्या चीज़ें मतलब होंगी, क्या उसके फर्दर कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, उन चीज़ों के बारे में भी स्टेटमेंट के अंदर जो कि रिस्क मैनेजमेंट के रिस्पेक्ट में है हमारा हमारे ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू डिमॉन्स्ट्रेशन होना चाहिए जिससे रिस्क मैनेजमेंट जो है वो प्रॉपरली इंटीग्रेट हो सके, रेनफोर्स हो सके,
अपने ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर और कल्चर के अंदर। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड लास्ट पॉइंट था। नेक्स्ट जो बात है उसमें होती है कि जो हम पॉलिसी स्टेटमेंट डेवलप कर रहे हैं रिस्क मैनेजमेंट के रिस्पेक्ट में, उसमें जो मेजरमेंट है ओवरऑल रिस्क मैनेजमेंट का या फिर रिपोर्टिंग है, वो एज अ परफॉर्मेंस इंडिकेटर वर्क करेंगे या फिर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर के रिस्पेक्ट में वो इंडिकेटर होंगे जो मेजरमेंट और रिपोर्टिंग है। तो इसके लिए भी हमारा इंक्लूजन होना चाहिए जो हमारी पॉलिसी है स्टेटमेंट है उसके अंदर। ठीक है, और ये क्लियरली डिफाइन होना चाहिए कि कैसे मेजरमेंट और जो रिपोर्टिंग है वो इम्पोर्टेंट रखती है उसके आउटकम्स को, और उसका पर्पस क्या है रिस्क मैनेजमेंट के रिस्पेक्ट में। साथ ही साथ जो हमारे इंडिकेटर्स निकल के आएंगे मेजरमेंट और रिपोर्टिंग के थ्रू, तो उससे हम रिव्यू कर सकेंगे रिस्क मैनेजमेंट को अपने, और इम्प्रूवमेंट ला सकेंगे रिस्क मैनेजमेंट के प्रोसेस के अंदर, या फिर जो हमारी अदर प्रोसेसेस हैं उसके अंदर रिस्क मैनेजमेंट के थ्रू। तो ये हमारा सारी चीज़ें जो हमारी पॉलिसी होगी उसके थ्रू या फिर स्टेटमेंट के थ्रू रिस्क मैनेजमेंट के रिस्पेक्ट में जो हम बना रहे हैं डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए आर्टिकुलेट करने के लिए रिस्क मैनेजमेंट कमिटमेंट को उसके अंदर रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। इसके साथ ही जो रिस्क मैनेजमेंट की कमिटमेंट्स हैं जो अभी तक हमने बात करी थ्रू जो हमने एडिशन की बात करी रिस्क पॉलिसी के अंदर स्टेटमेंट के अंदर, वो कम्युनिकेट होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसके सारे जो भी इंटरनल या फिर एक्सटर्नल इंटरेस्टेड पार्टीज हैं उनके साथ। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखना है कि हमने पॉलिसी या स्टेटमेंट डेवलप तो कर लिया है रिस्क मैनेजमेंट का, तो उसको हमें एक प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ प्रॉपर अवेयरनेस के साथ हमें शेयर करना है, जिससे कि जो नॉलेज है रिस्क मैनेजमेंट को लेके उसके पर्पस की और उसकी इम्पोर्टेंस की वो क्लियर हो सके जो भी इंटरेस्टेड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन के साथ इन्वॉल्व है। ठीक है, और इसमें कंडीशन हो सकती है कुछ इस तरह के इंटरेस्टेड पार्टीज हो सकते हैं जिन पे रिस्क मैनेजमेंट के लेके चीज़ें नहीं रिलेट करते हैं या फिर वहाँ पे ज़रूरत नहीं है उनको बताने की आपको रिस्क मैनेजमेंट के लेके हम ऑर्गेनाइजेशन की या फिर आपकी कंपनी की क्या इम्पोर्टेंस है या फिर कमिटमेंट है, तो वहाँ पे स्किप कर सकते हो, उनको नहीं दे सकते हो। लेकिन जो रिस्क जहाँ से भी इंटरेस्टेड पार्टीज के थ्रू किसी तरह का रिस्क इन्वॉल्व है ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स को लेके, तो उनके साथ ये कमिटमेंट, ये डिमॉन्स्ट्रेशन, ये जो पॉलिसी या स्टेटमेंट है रिस्क मैनेजमेंट का, उनके अंदर इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको बिल्ड करनी है। तो ये रिक्वायरमेंट थी आर्टिकुलेशन के अंदर, जब हम आर्टिकुलेटिंग की बात कर रहे थे ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स कॉन्टेक्स्ट के अंदर, डिज़ाइन के अंदर रिस्क मैनेजमेंट कमिटमेंट को लेके। अब नेक्स्ट चलते हैं डिज़ाइन के अंदर ही जो नेक्स्ट सब क्लॉज है वो है असाइनिंग ऑर्गेनाइजेशनल रोल, अथॉरिटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अकाउंटेबिलिटी। इसके अंदर जो मैंने कीवर्ड लिया है वो है असाइंड एंड कम्युनिकेटेड ऑल लेवल्स, emphasize core responsibility, risk owners, allocating resources, includes people, skill, experience, competence, process, method, tool, documentation, knowledge management system, professional development, existing resources, capabilities and constraints, establishing communication and consultation, approved approach, target targeted audience, feedback participants, interest parties, interest party expectations, timely collected, synthesized and shared। तो ये सारे कीवर्ड्स हैं डिज़ाइन के अंदर। जो सब पार्ट्स हैं तीन बेसिकली, अब मैं इनको ब्रीफ करता हूँ कंबाइंड मैनर में इन तीन सब क्लॉसेस को। पहला ये था, सेकंड ये और थर्ड ये है। ठीक है,
तो अभी तक हमने डिज़ाइन में बात कर ली। पहली जो बात की थी वो थी अंडरस्टैंडिंग द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स कॉन्टेक्स्ट की। सेकंड हमने बात की आर्टिकुलेटिंग रिस्क मैनेजमेंट कमिटमेंट की। और थर्ड हमारा है अब असाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशनल रोल अथॉरिटीज रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटीज। तो अभी तक जो हमने प्रीवियस क्लॉजेस में बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटीज और अकाउंटेबिलिटी को लेके, उसके साथ ही साथ यहाँ पे रूल्स की बात है। उसी के कॉन्टिन्यूशन में यहाँ पे चीज़ें हैं जो अभी तक बात की हमने, आप वहाँ पे समझ गए होंगे प्रीवियस क्लॉजेस में। तो यहाँ पे पर्टिकुलरली स्टैंडर्ड कहता है कि जो भी ओवरसाइट बॉडी है, टॉप मैनेजमेंट है, उनको इंश्योर करना है कि अथॉरिटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अकाउंटेबिलिटी रेलिवेंट रोल के रिस्पेक्ट में विथ रिस्पेक्ट टू रिस्क मैनेजमेंट असाइन की जाए और कम्युनिकेट की जाए ऑल लेवल्स में एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारे पास रिस्क मैनेजमेंट के रिस्पेक्ट में एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, आपकी कंपनी के अंदर डिफरेंट लेवल्स में आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी और अकाउंटेबिलिटी आपको इंश्योर करनी है चीज़ों को मैनेज करने के लिए विद रिस्पेक्ट टू रिस्क। और ये चीज़ें आपके यहाँ प्रॉपरली इंश्योर्ड होनी चाहिए, असाइन होनी चाहिए। ये इस पर्टिकुलर क्लॉज में स्टैंडर्ड गाइडलाइन देता है। इसके साथ ही साथ एम्फेसाइज करने की बात कहता है स्टैंडर्ड इस पर्टिकुलर क्लॉज में कि जो रिस्क मैनेजमेंट है उसको एम्फेसाइज करना है। जब भी हम असाइन करेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी को, अथॉरिटी को, अकाउंटेबिलिटी को रिस्क मैनेजमेंट की, कि ये कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके जॉब प्रोफाइल की, जॉब डेजिग्नेशन की, जो हमने स्टेटमेंट या पॉलिसी के थ्रू डिस्क्राइब किया था रिस्क मैनेजमेंट को, पर्पस बताया था, उसका इम्पैक्ट बताया था, उसकी रिक्वायरमेंट को बताया था। तो एम्फसाइज करना है उसी के कंटिन्यूएशन में कि किस तरह से ये कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिस्क मैनेजमेंट, जो भी हम असाइनमेंट दे रहे हैं जॉब प्रोफाइल के थ्रू एक इंडिविजुअल पर्सनल को या फिर डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट पर्सनल को, ये बहुत ज़रूरी है कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह हमें डिफाइन करना रिस्क मैनेजमेंट को। क्योंकि सारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के वो डायरेक्टली लिंक्ड होते हैं रिस्क मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर रिस्क कहीं पे भी जनरेट होता है, कहीं पे भी कोई डेविएशंस है, नॉन कन्फर्मिटी है, कंप्लायंसेस का इशू है, तो वो एज अ रिस्क जनरेट होगा। और अगर टाइम से रिस्पॉन्सिबल मैनर में चीज़ें पॉइंट आउट नहीं की गई, कम्युनिकेट नहीं की गई रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर टॉप मैनेजमेंट के नॉलेज में नहीं आया, या फिर जो मिड लेवल मैनेजमेंट है उसके नॉलेज में नहीं आया, या फिर ओवरसाइट बॉडी के नॉलेज में नहीं आई, तो वो एक बहुत बड़ी आगे चल के हमारा जो लैक है ऑब्जेक्टिव के रिस्पेक्ट में वो हमें देखने को मिल सकता है। तो ये एम्फेसाइज करना एज अ कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्क मैनेजमेंट को बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इस चीज़ को इंश्योर करना है जब भी हम असाइन करें किसी भी तरह की रिस्क मैनेजमेंट की अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी या अकाउंटेबिलिटी किसी भी तरह के रोल के अंदर। ठीक है, साथ ही साथ स्टैंडर्ड यहाँ पे रिस्क ओनर की बात कहता है कि रिस्क ओनर आपको आइडेंटिफाई करना है। रिस्क ओनर्स इंडिविजुअल हो सकते हैं जो कि पर्टिकुलर प्रोसेस में, पर्टिकुलर फंक्शन में, पर्टिकुलर एक्टिविटी में डिफरेंट लेवल्स में, स्टेजेस में हो सकते हैं, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उस रिस्क ओनर की कि वो रिस्क मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को अकाउंटेबिलिटी वहाँ पे मेंटेन करें, उनको अथॉरिटी हो रिस्क को मैनेज करने की। तो आपको रिस्क ओनर्स को भी आइडेंटिफाई करना है और उनको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझानी है अकाउंटेबिलिटी और अथॉरिटी के रिस्पेक्ट में। तो ये हमारा थर्ड सब क्लॉज था डिज़ाइन के अंदर फ्रेमवर्क के रिस्पेक्ट में। फोर्थ क्लॉज में चलते हैं जो है एलोकेटिंग रिसोर्सेज में। यहाँ पे भी जैसे हमने प्रीवियस क्लासेस में बात की थी रिसोर्सेज की, तो उसके कॉन्टिन्यूशन में ही
एडिशनली ब्रीफ किया है, स्पेसिफिकली ब्रीफ किया है रिसोर्सेज के रिस्पेक्ट में स्टैंडर्ड ने। तो यहाँ पे करना ये है, जो टॉप मैनेजमेंट है या ओवरसाइट बॉडी है, उसको इंश्योर करना है कि जो भी रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है रिस्क मैनेजमेंट को अप्रोप्रिएटली डील करने के लिए वो प्रोवाइड किए जाए। इस चीज़ का एक एश्योरेंस टॉप मैनेजमेंट के थ्रू, ओवरसाइट बॉडीज के थ्रू होना चाहिए। और किस किस तरह से रिसोर्सेज हो सकते हैं रिस्क मैनेजमेंट के रिस्पेक्ट में, वो पहली जो है उसमें पीपल हो सकता है, स्किल्स हो सकते हैं, एक्सपीरियंस हो सकता है, कॉम्पिटेंस हो सकता है। पीपल कई तरह के हो सकते हैं, कोई एक्सटर्नल एक्सपर्ट हो सकता है, कोई कॉन्ट्रेक्चुअल एक्सपर्ट हो सकता है, लॉन्ग टर्म एक्सपर्ट हो सकता है, न्यू हायरिंग हो सकती है। बेस्ड ऑन द स्किल्स, एक्सपीरियंस एंड कॉम्पिटेंस, तो वो भी हमें एज अ रिसोर्स प्रोवाइड कराना है रिस्क मैनेजमेंट के रिस्पेक्ट में। सेकंड जो बात आती है इसमें कि कोई प्रोसेस है रिस्क मैनेजमेंट को लेके, या मेथड है या टूल्स हैं रिस्क मैनेजमेंट के लिए, तो इस तरह की कोई रिक्वायरमेंट है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उसको भी एज अ रिसोर्स काउंट करना है और उसको भी ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड कराना है, जो भी टॉप मैनेजमेंट है या ओवरसाइट बॉडी है उसको। ठीक है। थर्ड जो बात आती है, कोई डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस है या फिर प्रोसीजर्स हैं जिसको हम कह सकते हैं किसी स्टैंडर्ड को फॉलो करना है रिस्क मैनेजमेंट के लेके, तो उसको भी एज अ रिसोर्स अवेलेबल कराना है, इंश्योर करना है टॉप मैनेजमेंट को और ओवरसाइट बॉडी को। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट को लेके। नेक्स्ट जो बात आती है प्रोफेशन डेवलपमेंट के लिए को लेके, ट्रेनिंग नीड्स को लेके, तो रिस्क मैनेजमेंट के रिस्पेक्ट में कोई ट्रेनिंग की नीड है या फिर प्रोफेशनल डेवलपमेंट की नीड है रिस्क मैनेजमेंट को अच्छी तरह से इफेक्टिव बनाने के लिए, तो उसको भी एज अ रिसोर्स काउंट करना है और उसको प्रोवाइड कराना है रिस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ को, रिस्पेक्टिव इंटरेस्टेड पार्टी को एज अ रिसोर्स, और इस चीज़ को इंश्योर करेगा टॉप मैनेजमेंट और ओवरसाइट बॉडी। ठीक है। तो ये जो हम ISO 31000 की ट्रेनिंग कर रहे हैं, ये भी एक प्रोफेशनल डेवलपमेंट है, एक ट्रेनिंग है। ठीक है, तो इसकी नीड अगर होती है तो वो भी इंश्योर करनी है एज अ रिसोर्स विद रिस्पेक्ट टू रिस्क मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। साथ ही साथ जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हैं जो कि रिस्क मैनेजमेंट के अंदर हैं, उससे रिलेट करते हैं, उसकी कैपेबिलिटी को, उसके कंस्ट्रेंट को भी कंस्ट्रेंट करना है, इवेलुएट करना है, और फर्दर जो नीड की रिक्वायरमेंट है एडिशनल रिसोर्सेज की, उसको आइडेंटिफाई करना है और उसके बेस पे ही डिसीजन मेकिंग करनी है एलोकेशन के रिस्पेक्ट में रिसोर्सेज को लेके। तो ये ध्यान में रखना है, अननेसेसरी कोई रिसोर्स में कोई ना जाए आपका, जो टाइम है या फिर मनी है, इसको बचाते हुए जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हैं उनको अच्छी तरीके से इवेलुएट और कंसीडर करना है विद रिस्पेक्ट टू कैपेबिलिटी एंड कंस्ट्रेंट्स। तो ये हमारा फोर्थ सब क्लॉज था डिज़ाइन के अंदर। फिफ्थ पे चलते हैं जिसमें बात होती है एस्टेब्लिशिंग कम्युनिकेशन एंड कंसल्टेशन। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, कम्युनिकेशन की बात है और कंसल्टेशन की बात है। तो इन पर्टिकुलर सब पार्ट्स का डिज़ाइन में डिस्कस कर रहे हैं। इसमें मैंने इनिशियली मैनेजमेंट सिस्टम का एक रेफरेंस दिया था 9001 का, तो उसको आप कंसीडर करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है। साथ ही साथ यहाँ पे जो स्पेसिफिक चीज़ें दी हुई हैं ISO 31000 में, तो वो एक दोनों एक जॉइंट मैनर में बेटर रोबस्ट सिस्टम बनाती हैं, तैयार करती हैं रिस्क मैनेजमेंट के रिस्पेक्ट में। तो आप उसको इस तरह से देख सकते हैं। यहाँ पर्टिकुलरली कम्युनिकेशन कंसल्टेशन में स्टैंडर्ड अप्रूव्ड अप्रोच की बात कहता है कम्युनिकेशन और कंसल्टेशन के लेके, क्योंकि कम्युनिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। एक उसका अप्रोच होना चाहिए जो फिक्स्ड होना चाहिए, क्योंकि हमें एक टाइम बाउंड मैनर में, कलेक्टेड फॉर्म में, कोलेटेड फॉर्म में, सिंथेसाइज मैनर में जो इंफॉर्मेशन है वो शेयर करनी है
जिससे कि अम, जो रिस्क ट्रीटमेंट है उस पे हम एक्शन प्लान कर सकें, चीज़ों को क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव बना सकें, और कोई किसी तरह का अगर एडवर्स इफेक्ट है, किसी तरह का डेविएशन है, तो उसको हम विद इफिशिएंट मैनर, ऑप्टिमल मैनर हम अ, कहीं ना कहीं स्टॉप कर सकें। तो इस सब के लिए जो कम्युनिकेशन है और कंसल्टेशन है, वो एक अप्रूव्ड अप्रोच के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश करने हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिस्क मैनेजमेंट को लेके, जिससे कि जो हमारा फ्रेमवर्क है रिस्क मैनेजमेंट का उसको सपोर्ट मिल सके, साथ ही साथ जो रिस्क मैनेजमेंट है उसका इफेक्टिव एप्लीकेशन हो सके। और इसमें अप्रूव्ड अप्रोच के साथ साथ टारगेटेड ऑडियंस की बात होती है। तो जो भी कम्युनिकेशंस होंगी, वो उसमें जो चैनल्स होंगे, जो इंफॉर्मेशन शेयरिंग होगी, उसमें हमें ध्यान रखना है कि टारगेटेड ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें हों, क्योंकि किसी तरह की मिसकम्युनिकेशन ना हो। तो इसलिए ज़रूरी है कोई भी रिस्क से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशंस है जो कि इम्पोर्टेंट है रिस्क मैनेजमेंट को लेके, ऑब्जेक्टिव्स को लेके, वो टारगेटेड ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हो। जो इन्फॉर्मेशन आपने बोली है कि आप इस पर्टिकुलर पर्सन को इन्फॉर्मेशन मतलब ट्रांसफ़र करेंगे, तो वो प्रॉपर चैनल या फिर प्रॉपर जो उसमें लाइन है वो मेंटेन होनी चाहिए कम्युनिकेशन की। साथ ही साथ जब कंसल्टेशन की बात करते हैं, तो कंसल्टेशन में पार्टिसिपेशन की बात होती है, जिसमें फीडबैक मिलते हैं, एक्सपेक्टेशंस हमें मिलती हैं, जो हमारे डिसीजन मेकिंग में कंट्रीब्यूट करती है, उसको डिसीजन को बनाने के लिए, उसको डिसाइड करने के लिए, जो फर्दर एक्शंस रिलेटेड, इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड हो सकती हैं। और इस कंसल्टेशन में आपके डिफरेंट इंटरेस्टेड पार्टीज हो सकते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल, उनकी नॉलेज, उनकी एक्सपीरियंस भी आते हैं। तो इस तरह से ये कंसल्टेशन हेल्प करती है एक बेटर रिस्क मैनेजमेंट के फ्रेमवर्क को डेवलप करने के लिए। तो ये चीज़ें हैं। साथ ही साथ मैंने बताया कि टाइमली होनी चाहिए ये सारी चीज़ें जो कम्युनिकेशन की हैं, कंसल्टेशन की हैं, और साथ ही साथ उनका जो कलेक्शन है कोलेटेड है, सिंथेसाइज्ड है, शेयरिंग जो है वो भी टाइमली होनी चाहिए, जिससे कि जो ओवरऑल इम्प्रूवमेंट है या फिर ओवरऑल जो रिस्क मैनेजमेंट का यूज़ करना है हमें, वो एक इफ़िशिएंट और ऑप्टिमल मैनर में हो सके। तो यहाँ तक हमारा डिज़ाइन का पॉइंट था फ्रेमवर्क के अंदर जो हमने डिस्कस किया। इसके अंदर नेक्स्ट क्लास पे चलते हैं। डिज़ाइन के बाद वो है इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन के अंदर मैंने सब हेडिंग बनाई है, ठीक है, सब क्लॉज तो नहीं है इसके अंदर। मैंने हेडिंग बनाई है वो है इम्प्लीमेंटेड बाई, अप्रोप्रिएट प्लान है उसके अंदर। फिर सब हेडिंग बनाई है डिसीजन मेकिंग, उसमें है वेयर, व्हेन, हाउ, बाय whom एंड मॉडिफाइंग। फिर सेकंड सब हेडिंग है इंश्योर, अंडरस्टूड, प्रैक्टिस्ड। सेकंड हेडिंग बनाई है मैंने सक्सेसफुल, उसमें है इंगेजमेंट, अवेयरनेस। सब हेडिंग है उसके अंदर इनेबल एंड इंश्योर, एड्रेस, अनसर्टेनिटी। और लास्ट हेडिंग बनाई है मैंने प्रॉपरली इंश्योर। इसके अंदर कीवर्ड है पार्ट ऑफ ऑल एक्टिविटीज, चेंजेस कैप्चर्ड। तो ये इम्प्लीमेंटेशन की बात है, जो मैंने लिए हैं पॉइंट्स। तो अभी तक हमने पहला हमने जो डिस्कस किया था फ्रेमवर्क के अंदर वो जनरल था। फिर हमारा था लीडरशिप एंड कमिटमेंट, थर्ड था इंटीग्रेशन, फोर्थ था डिज़ाइन, और उसके बाद फिफ्थ हमारा अब यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है जो कि है इम्प्लीमेंटेशन। तो यहाँ पे हमें इम्प्लीमेंट कैसे करना है, जो भी हमारा रिस्क मैनेजमेंट का फ्रेमवर्क है, और उस चीज़ को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, उसकी बातें होंगी। मैं बताऊंगा उन चीज़ों को, और उसकी रिक्वायरमेंट स्टैंडर्ड ISO 31000 में दी हुई हैं।
और उनको डिटेल में मैं आपको ब्रीफ करता हूँ। तो जब भी हम पहले इम्प्लीमेंटेशन की बात करेंगे, तो इम्प्लीमेंटेशन एक सिस्टमैटिक वे में, एक स्ट्रेटेजिक वे में होना चाहिए। जब भी हम रिस्क मैनेजमेंट जैसे क्रिटिकल एक प्रोसेस को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब इस्टेब्लिश करने के लिए जाते हैं, तो ये इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमारा एक अप्रोप्रिएट प्लान होना चाहिए, जो कि ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करना होगा। तभी ये चीज़ें इम्प्लीमेंटेशन की एक अच्छे तरीके से इस्टेब्लिश हो सकती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और इस अप्रोप्रिएट प्लान के अंदर टाइम के रिस्पेक्ट में, रिसोर्सेज के रिस्पेक्ट में जो रिक्वायरमेंट है वो भी आनी चाहिए। इसका हमें ध्यान रखना है। प्लान के अंदर जो हमने बात करी रिस्क मैनेजमेंट के रिस्पेक्ट में, डिजाइनिंग से रिलेटेड जो फ्रेमवर्क की हमने बात करी उनको इंक्लूड करना है। ठीक है, मॉनिटरिंग के रिस्पेक्ट में, रिकॉर्ड के रिस्पेक्ट में, रिव्यू के रिस्पेक्ट में, कम्युनिकेशन के रिस्पेक्ट में, कंसल्टेशन के रिस्पेक्ट में, डिसीजन मेकिंग के रिस्पेक्ट में, सारी चीज़ें हमें इस प्लान के अंदर होना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट के रिस्पेक्ट में इम्प्लीमेंटेशन की जब हम बात करते हैं, तो ये पहली चीज़ है जो स्टैंडर्ड कहता है करने के लिए। सेकंड जो बात आती है इम्प्लीमेंटेशन में, जो चीज़ें हमें इंक्लूड करनी है इम्प्लीमेंटेशन के रिस्पेक्ट में, जब हम इम्प्लीमेंटेशन की बात करेंगी, तो हमें जो भी इम्प्लीमेंटेशन के रिस्पेक्ट में रिस्क मैनेजमेंट के जो भी डिसीजन लेने होंगे, लेने होते हैं, इम्प्लीमेंटेशन के रिस्पेक्ट में हम यहाँ बात करें, इसको ध्यान रखिएगा कि इम्प्लीमेंटेशन के रिस्पेक्ट में जो डिसीजन होंगे वो कहाँ पे होने हैं, कब होने हैं, कैसे होने हैं और किसके द्वारा होने हैं, इसको भी हमें आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि डिसीजन मेकिंग इम्प्लीमेंटेशन के रिस्पेक्ट में सही तरीके से हो, कहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत है, कब ज़रूरत है और किस तरह से ज़रूरत है और किसके द्वारा होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें हम एक अप्रोप्रिएट प्लान के रिस्पेक्ट में डेवलप करके रखें, जिससे कि हमारा इम्प्लीमेंट एक स्ट्रेटजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, अप्रोप्रिएशन पॉइंट व्यू से, एडिक्वेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी तरीके से इस्टेब्लिश हो सके रिस्क मैनेजमेंट का फ्रेमवर्क जो है। साथ ही साथ कोई हमें इम्प्लीमेंटेशन के रिस्पेक्ट में कोई मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट आती है, तो उसके रिस्पेक्ट में हमें चीज़ें आइडेंटिफाई करनी है अप्रोप्रिएट प्लान में, कि जब भी हमें कोई मॉडिफिकेशन की नीड होगी, जो हमारे इस्टेब्लिश्ड इम्प्लीमेंटेड फ्रेमवर्क है, डिसीजन मेकिंग है हमारी प्रोसेसेस को लेके, तो उस मॉडिफिकेशन में हम उसको कैसे डील करेंगे, वहाँ पे डिसीजन मेकिंग कैसे होगी, और साथ ही साथ क्या इंफॉर्मेशन हमें चाहिए होगी, क्या टाइम कंस्ट्रेंट्स वहाँ होंगे या रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी हमें क्रॉस वेरीफाई करना है उसकी डिटेल। ये सारे बेसिस डिसीजन मेकिंग को लेके वहाँ पे होने चाहिए जब भी हम मॉडिफिकेशन के लिए जाएं। नेक्स्ट पॉइंट जो इसमें आता है कि इम्प्लीमेंटेशन के थ्रू हमको ये इंश्योर करना है जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं रिस्क मैनेजमेंट के रिस्पेक्ट में, फ्रेमवर्क के रिस्पेक्ट में इसकी, और उसके रिस्पेक्ट में जो ऑर्गेनाइजेशन की अरेंजमेंट्स हैं, वो किसी भी तरह का हो जो मैंने बात करी, वो चाहे रिसोर्सेज की हो, कम्युनिकेशन की हो, कंसल्टेशन की हो, अवेयरनेस की हो, स्टेटमेंट या पॉलिसीज़ की हो, वो सारी चीज़ें अच्छी तरीके से सभी जो पर्सनल इन्वॉल्व हैं, ठीक है, जो हमने लास्ट में बात की थी लास्ट क्लॉज में, टारगेटेड ऑडियंस की, उनके द्वारा वो समझ ली गई हों, उनकी प्रैक्टिस में आ गई हों, ये चीज़ें हमें इंश्योर करना है इम्प्लीमेंटेशन में। तो ये चीज़ें हैं इम्प्लीमेंटेशन में। साथ ही साथ स्टैंडर्ड सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन की बात करता है, जो फ्रेमवर्क है हमारा रिस्क मैनेजमेंट को लेके, उसके लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं उसमें इंगेजमेंट ज़रूरी है और अवेयरनेस ज़रूरी है सारे इंटरेस्टेड पार्टीज़ के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो ये जो इंगेजमेंट है, अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। इसी के लिए हम कल्चर की बात कर रहे थे और इंटरेस्टेड पार्टीज़ के नीड्स की बात कर रहे थे, उनकी वैल्यूज़ की बात कर रहे थे, जो कि
इस स्टेज में आके इम्प्लीमेंटेशन के एंगेजमेंट में बदलता है, अवेयरनेस में बदलता है, ठीक है, और हमें एक ऑप्टिमम और इफेक्टिव और एफिशिएंट सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू रिस्क मैनेजमेंट बनाने में हेल्प करता है, और हम डिपेंडेंट हो सकते हैं, एक इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं इसके बेसिस पे फर्दर। साथ ही साथ जो इम्प्लीमेंटेशन जब हमारा सक्सेसफुल होता है तो वो इनेबल करता है, जिससे कि हम एक जो एड्रेस करना है हमें अनसर्टेनिटी को डिसीजन मेकिंग के थ्रू वो एक्सप्लिसिटली कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे हमारी एरर की गुंजाइश बहुत कम हो जाती है, किसी तरह की चीज़ें हमें डाउटफुल नहीं रहते हैं जब ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से फॉलो की जाती हैं। इसीलिए हम इतने डिटेल मैनर में रिस्क मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स की हमने बात करी, फिर फ्रेमवर्क की बात कर रहे हैं हम। तो इस तरह से ये इनेबल हो जाती है जो हमारी एड्रेसिंग है अनसर्टेनिटी के रिस्पेक्ट में थ्रू डिसीजन मेकिंग। साथ ही साथ कोई अनसर्टेनिटी हमें नहीं दिखती है या फिर सब्सिक्वेंट दिखती है जब हम रिस्क मैनेजमेंट को इम्प्लीमेंट कर चुके होते हैं, तो वो भी एक ऑप्टिमल मैनर में, एक इफ़िशिएंट मैनर में, एक इफ़ेक्टिव मैनर में इन कॉन्टिन्यूएशन ईज़िली मैनेज करने में हमें हेल्प मिलती है। तो ये हमारा मतलब गोल होना चाहिए कि हमें एक सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन करना है, जिसमें एंगेजमेंट और अवेयरनेस को हमें इम्पोर्टेंस देनी है, प्राइमरी रखना है थ्रू कल्चरल वैल्यूज, थ्रू नीड्स ऑफ द इंटरेस्टेड पार्टीज, जिससे कि हम इनेबल कर सकें एड्रेसिंग फॉर द अनसर्टेनिटी विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। और इस तरह से किस तरह से ये हमें हेल्प करती है इसको हम कम्युनिकेट कर सके अपने इंटरेस्टेड पार्टीज जो इन्वॉल्व हैं रिस्क मैनेजमेंट के रिस्पेक्ट में। नेक्स्ट जो बात आती है इम्प्लीमेंटेशन में, उसमें प्रॉपरली डिज़ाइन की बात आती है। तो अगर हमारा जो रिस्क मैनेजमेंट है वो प्रॉपरली डिज़ाइन है और इम्प्लीमेंटेड हुआ है, तो जो रिस्क मैनेजमेंट का फ्रेमवर्क है वो इंश्योर कर सकता है कि जो रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस है वो सारे पार्ट्स में जो भी एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो रही हैं वो अच्छी तरीके से इस्टेब्लिश हो गई हों, ठीक है। जिसमें कि डिसीजन मेकिंग है या फिर कोई चेंज आ रहा है एक्सटर्नल इंटरनल कॉन्टेक्स्ट को लेके, तो उसको भी हम एडिक्वेटली एड्रेस कर सकेंगे या कैप्चर कर सकेंगे, और वहाँ पे भी हम इजीली एक डिसीजन मेकिंग कर सकेंगे इन्फॉर्म्ड मैनर में, बेस्ड ओवर द बेस्ट इंफॉर्मेशन अवेलेबल। तो ये हमारा गोल है, ऑब्जेक्टिव है जब हम बात करते हैं प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड एंड डिजाइंड रिस्क मैनेजमेंट के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो बात है वो है सिक्स्थ क्लॉज हमारा फ्रेमवर्क के अंदर, जो हमने फिगर डिस्कस किया था उसके अंदर इवेल्युएशन है 6 पॉइंट, या यहाँ पे पर्टिकुलर 5.6 है इवेल्युएशन, क्योंकि हमारा एक जनरल यहाँ पे हम सब क्लॉज एडिशनल है। टोटल हमने 5 की बात की थी, तो ये फोर्थ पॉइंट है जो हमने फिगर डिस्कस किया था, जो पेरी फेरी पे थे लीडरशिप एंड कमिटमेंट के एज अ कोर। तो हमने बेसिकली 3 पॉइंट्स कवर कर लिए हैं, और साथ ही साथ हमने जनरल कवर किया है और लीडरशिप एंड कमिटमेंट कवर किया है। तो यहाँ पे इवैल्यूएशन की बात करेंगे कि अब पहले हमने इंटीग्रेशन की बात कर ली, डिज़ाइन की बात कर ली, इम्प्लीमेंटेशन की बात कर ली, तो इवैल्यूएशन जरूरी हो जाता है जो फ्रेमवर्क है उसका। तो इवैल्यूएट कैसे करेंगे उनकी रिक्वायरमेंट को यहाँ डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए चलते हैं स्लाइड पे। तो नेक्स्ट स्लाइड पे है इवैल्यूएशन। तो इवैल्यूएशन के अंदर जो मैंने फर्स्ट हेडिंग बनाई है वो है ऑर्गेनाइजेशन शुड पीरियोडिकली मेजर डिटरमाइन सूटेबिलिटी। ये दो कीवर्ड्स लिए हैं मैंने इवैल्यूएशन के अंदर। ये छोटा सा सब क्लॉज है इवैल्यूएशन का,
तो जो इवैल्यूएशन होना चाहिए ये भी ऑनगोइंग मैनर है में होना चाहिए, क्योंकि बहुत क्रिटिकल प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं रिस्क एज अ रिस्क मैनेजमेंट। और इवैल्यूएशन बहुत इम्पोर्टेंट है जब भी हम इफ़ेक्टिवनेस की बात करते हैं किसी भी प्रोसेस की। तो इसलिए इवैल्यूएशन का हमें बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, या फिर अच्छे से होना बहुत ज़रूरी है, जिससे हम चेक कर पाएँ कि प्रॉपर इंटीग्रेशन या फिर डिज़ाइन या फिर इम्प्लीमेंटेशन जो हमें एडिक्वेट लेवल पे चाहिए था वो हुआ है कि नहीं हुआ है। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन गाइडलाइन देता है कि क्या-क्या चीज़ें आपको इवैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है। तो इसमें पहली चीज़ जो स्टैंडर्ड कहता है वो पीरियोडिकली मेज़र करने के लिए बात कहता है, जिसमें जो परफॉर्मेंस हमें एज़ अ रिकॉर्ड, एज़ अ मॉनिटरिंग हमें मिला है, परफॉर्मेंस रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क का, उसको मैच कर सकें उस इवैल्यूएशन को जो पर्पस था उस पर्टिकुलर एक्टिविटी का रिस्क मैनेजमेंट के अंदर। साथ ही साथ जो इम्प्लीमेंटेशन प्लान था वो सही तरीके से हुआ है कि नहीं हुआ है, जो भी इंडिकेटर्स हैं उसके जो रिपोर्टिंग है वो सही तरीके से हुई है कि नहीं हुई है, और जो एक्सपेक्टेड बिहेवियर्स था वो हमें सेटिस्फैक्ट्री मिला है कि नहीं मिला है। ये सारी चीज़ें हमें एक पीरियोडिकली मेज़र करना है। इसका हमारे पास एक प्रोसीजर होना चाहिए कि हम कैसे मेज़र करेंगे इवैल्यूएशन को, जो हमारा रिस्क मैनेजमेंट का फ्रेमवर्क है उसके रिस्पेक्ट में। सेकंड जो बात इसमें आती है डिटरमाइन करने की, कि जो रिस्क मैनेजमेंट की हमने ओवरऑल प्रोसीजर बनाया है या फिर प्रोसेस है हमारा, वो इस इवैल्यूएशन के थ्रू हमें डिटरमाइन करना है कि वो सूटेबल है कि नहीं है, फर्दर सपोर्ट करने के लिए जो भी हमारी ऑब्जेक्टिव्स थे रिस्क मैनेजमेंट को लेके ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स के रिस्पेक्ट में, उसके लिए। तो यहाँ सूटेबिलिटी के रिस्पेक्ट में हमें डिटरमाइन करना है थ्रू इवैल्यूएशन। तो ये हमारा गोल है इवैल्यूएशन का, जो कि हमें करना होगा, तभी हमारा जो इफेक्टिवनेस है मैनेजमेंट सिस्टम का या फिर रिस्क मैनेजमेंट का वो सही तरीके से हमें मिल पाएगा। तो ये इवैल्यूएशन क्लॉज में ये सारी बातें थी। नेक्स्ट जो क्लॉज है वो है 5.7, उसमें इम्प्रूवमेंट की बात है। ये लास्ट सब क्लॉज है अपना फ्रेमवर्क के अंदर, और लास्ट पॉइंट है जो हमने फिगर 1 डिस्कस किया था, जिसमें पेरीफेरी में 5 फ्रेमवर्क की बात थी या फिर कंपोनेंट्स थे फ्रेमवर्क के। तो इम्प्रूवमेंट में जो पहला हेडिंग मैंने लिया है वो है अडेप्टिंग। इसके अंदर कीवर्ड है कॉन्टिन्यूअली मॉनिटर एंड अडेप्ट। सेकंड हेडिंग है कॉन्टिन्यूअली इम्प्रूविंग। इसके अंदर कीवर्ड्स हैं सूटेबिलिटी, एडिक्वेसी, इफेक्टिवनेस, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन वे। और सब हेडिंग मैंने ली है इसके अंदर रिलेवेंट गैप्स आइडेंटिफाइड, डेवलप, प्लान, टास्क असाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। तो ये सारे कीवर्ड्स हैं जो इम्प्रूवमेंट में हम डिस्कस करेंगे अभी। तो यहाँ पहली बात इम्प्रूवमेंट में अडेप्टिंग की है। क्यों अडेप्टेबिलिटी एक ऑनगोइंग चीज़ है। अडेप्टेबिलिटी इस तरह से होनी चाहिए क्योंकि हमारा जो इंटरनल और एक्सटर्नल कॉन्टेक्स्ट है वो बदलते रहते हैं। साथ ही साथ हमने जो रिस्क मैनेजमेंट की बात की वो डायनेमिक है, जो उसको भी हमें टाइम टू टाइम मॉडिफाई करना पड़ता है स्ट्रेटेजिकली बेस्ड ओवर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एंड द कॉन्टेक्स्ट। तो इसीलिए अडेप्टेबिलिटी जो है हमारी कॉन्टिन्यूस वे में होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो इसके लिए कॉन्टिन्यूली हमें मॉनिटर करना है चीज़ों को और इवेल्युएट करना है और एडाप्टेशन को चेक करना है जो रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क का है, जिससे कि हम एड्रेस कर सकें कोई भी हमें एक्सटर्नल या फिर इंटरनल चेंजेस इन फ्यूचर देखने को मिलते हैं। तो साथ ही साथ जब हम ये चीज़ें करेंगे
कॉन्टिन्यूअल मैनर में एडेप्टेबिलिटी को क्रॉस वेरीफाई करेंगे, इवेलुएट करेंगे, मॉनिटर करेंगे, एडेप्शन को चेक करेंगे। तो जो इम्प्रूवमेंट है वो यहीं से निकल के आएंगी, और जो वैल्यू है थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन विथ रिस्पेक्ट टू रिस्क मैनेजमेंट वो इम्प्रूव होगी। तो ये हमारा पहला सब क्लॉज है इम्प्रूवमेंट के अंदर एडेप्टिंग का, उसमें ये चीज़ें हैं। सेकंड बात आती है उसमें कॉन्टिन्यूअल इम्प्रूविंग की बात है। तो कॉन्टिन्यूअली इम्प्रूविंग के रिस्पेक्ट में हमें कैसे चीज़ें देखनी है। तो अडेप्टिंग भी अपना कॉन्टिन्यूअली फॉर्म में ही था और होना चाहिए, तभी हमारी जो अडेप्टेशन है वो क्रॉस वेरीफाइड रहती है और हम इंश्योर्ड रहते हैं, या फिर एक प्रॉपर डिसीजन मेकिंग हम कर सकते हैं। कॉन्टिन्यूअली इम्प्रूविंग के रिस्पेक्ट में जो सूटेबिलिटी है, एडिक्वेसी है, इफेक्टिवनेस है रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क का, उसे हमें क्रॉस वेरीफाई करना है, इवेलुएट करना है कि जो हमारे आउटकम्स हमने डिसाइड किए थे, ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए थे, या की परफॉर्मेंस इंडिकेटर डिसाइड किए थे रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस के रिस्पेक्ट में, वो किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी, फंक्शन, प्रोसेस, स्टेज या फिर लेवल पे थी, वो हमें मिल रही है कि नहीं मिल रही है। साथ ही साथ यही चीज़ हमें हेल्प करेगी जो सूटेबिलिटी, एडिक्वेसी और इफेक्टिवनेस है रिस्क मैनेजमेंट का, उसको इम्प्रूव करने के लिए जब हम चीज़ों को मॉनिटर करेंगे, इवेलुएट करेंगे, और साथ ही साथ जो कंबाइंड यूज़ की हमने बात की थी, डिफरेंट कंपोनेंट्स जो हमने फ्रेमवर्क के थे 5, उनका उनको एज अ कंबाइंड यूज़ करना, एज अ क्यूमुलेटिव यूज़ करना, एसोसिएटेड फॉर्म में यूज़ करना, वो किस तरह का है उसको भी हमें इम्प्रूव करना है कॉन्टिन्यू इम्प्रूविंग के अंदर। तो ये सारी चीज़ें हमारी जो मॉनिटरिंग है, रिव्यूज़ हैं, रिकॉर्ड्स हैं और कंसल्टेशन है, कम्युनिकेशंस हैं, उन्हीं से निकल के आएंगी, और एक हम कॉन्टिन्यू इम्प्रूविंग सिस्टम रिस्क मैनेजमेंट का बना सकेंगे। इसके बाद अगर किसी तरह का गैप्स है या इम्प्रूवमेंट अपॉर्चुनिटी है जो आइडेंटिफाई करते हैं थ्रू मॉनिटरिंग, थ्रू रिव्यूज़, थ्रू कंसल्टेशन और कम्युनिकेशन, तो उसके रिस्पेक्ट में जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको कॉन्टिन्यूअली इम्प्रूविंग के रिस्पेक्ट में जो प्लान्स हैं वो डेवलप करने हैं, टास्क भी डेवलप करने हैं या फिर असाइन करने हैं पर्टिकुलर उस अपॉर्चुनिटी को, जो भी लोग इम्प्लीमेंटेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी जिनके पास है उनके अंदर, जिससे कि वो पर्टिकुलर जो गैप है वो फुलफिल हो सके, या फिर कोई अपॉर्चुनिटी हमें इम्प्रूवमेंट की दिख रही है तो उसका हम एक टाइमली मैनर में उसको यूटिलाइज कर सकें एज ए इम्प्रूवमेंट। और जैसे ही हम इसको इम्प्लीमेंट कर पाते हैं किसी गैप के रिस्पेक्ट में, जो हमारे एक्शंस प्लान होते हैं या फिर हमारा कोई अपॉर्चुनिटी को हम कन्वर्ट करते हैं एज अ इम्प्रूवमेंट, इम्प्लीमेंट कर लेते हैं उसको, तो जो इम्प्लीमेंट है वो हमारा जो रिस्क मैनेजमेंट है उसके एनहेंसमेंट में कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, और इसी तरह से कंबाइंड मैनर में एडेप्टिंग जो है, कॉन्टिन्यूअली इम्प्रूविंग जो है, वो इन सब चीज़ों को लेके ही बनती है। तो इसका ध्यान रखेंगे कि इम्प्रूवमेंट जो हमारा निकल के आएगा वो कैसे निकल के आएगा और क्या चीज़ें उसमें करनी है। सूटेबिलिटी, एडिक्वेसी और इफेक्टिवनेस बहुत इम्पॉर्टेंट वर्ड है जब भी हम इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं, और इसके रिस्पेक्ट में ही जो हमारा फ्रेमवर्क है उसको देखना है एज अ कंबाइंड मैनर, तभी हमारा जो इम्प्रूवमेंट है रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस का वो इन्हेंस हो पाएगा, और हम इम्प्रूव कह सकेंगे कि हमारा विद टाइम जो रिस्क मैनेजमेंट है फ्रेमवर्क का वो इम्प्रूव हो रहा है। तो ये हमारा लास्ट सब क्लॉज था। तो ये पार्ट मैं यहीं पे स्टॉप करूँगा फ्रेमवर्क के लास्ट क्लॉज के साथ, जो हमारा फिफ्थ क्लॉज था फ्रेमवर्क। ठीक है, जो नेक्स्ट
क्लॉज है 6th, जिसे हम प्रोसेस की बात करेंगे। ठीक है, और वो भी एक डिटेल्ड क्लॉज है, तो उसमें समय लगेगा, एक लंबा वीडियो बनाना होगा। तो उसको हम नेक्स्ट सब क्लॉज में, नेक्स्ट ट्रेनिंग के पार्ट में एज अ पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको यहाँ पे चीज़ें समझ में आई होंगी सारी। तो आप इस पे नोट्स बनाइए, अपने नॉलेज को, अपने ऑर्गेनाइजेशन को इन्हेंस करिए, उसकी नॉलेज को, चीज़ें इम्प्रूव करिए। ठीक है, और अगर कोई रिक्वायरमेंट है आपको रिस्क मैनेजमेंट ट्रेनिंग को लेके, या फिर किसी एडवाइस की, आप किसी भी इंडस्ट्री से हो, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे डिटेल्स दी हुई है, हमारी मेल आईडी दी है, कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है। तो यहाँ तक मैं बस स्टॉप करता हूँ। थैंक यू, गुड डे, ऑल द बेस्ट।